के है, बाकी बीच में तो उसके बाद के तो एक भी नोट्स नहीं है। नहीं नहीं, वो तो एलएमएस पे अपलोड हुआ है ना उसके बाद। हाँ। हाँ। एलएमएस पे अपलोड हुआ है। एजोर पोर्टल क्रिएशन तो मैंने दिया था गूगल ड्राइव पे डाल के। उसके बाद एलएमएस पे नोट अपलोड हुए हैं। बाकी एडी के बाद के नोट्स मैं दे देता हूँ, वेट। आप लोग डाउनलोड कर लो। और मैं कल बात करता हूँ जरा रिवीजन मैनेजमेंट में कि क्या चल क्या रहा है। क्योंकि मैं तो मतलब आज जैसे कल आपकी क्लास खत्म होती है तो मैं संडे को रात को 12 साढ़े 12 बजे ही देने लग गया हूँ आजकल नोट्स। मैं तो संडे को ही दे देता हूँ अब। मंडे तक जाता भी नहीं हूँ मैं। तो एक मिनट में आप लोगों को अभी दे देता हूँ। एक मॉनिटरिंग टूल्स के नोट थे, और मैंने दिए भी थे लास्ट टाइम भी मॉनिटरिंग टूल के। लेट मी अपलोड इट अगेन। और उसके बाद क्या टॉपिक था? लॉग एनालिटिक्स। देन आप लोगों के डेवऑप्स के नोट्स। आज तक की क्लास के नोट्स डाल रहा हूँ मैं डेवऑप्स में, आप देख लेना। ओके, अपलोड इट। सो ऑल द नोट्स हैव बीन अपलोडेड टिल टुडेज क्लास। आज के नोट्स भी डाल दिए हैं मैंने जो आज पढ़ाऊंगा। बाकी let's begin then. So last time we had completed Azure boards. Deepak, Koshiki, a lot of questions. Yes, Koshiki, Deepak, Shashi. सर, आपने भी बोला जैसे हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, तो जैसे कंपनीज अपना कराती हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो सीएल अपना कराती है, तो अगर हम उसके थ्रू करते हैं तो भी हमें डिस्काउंट वो मिलता है। हाँ, कहीं से भी करो, सर्टिफिकेशन तो ग्लोबली आएगा, वो तो माइक्रोसॉफ्ट ही देगा, चाहे कहीं से भी करो, क्या फर्क पड़ता है। ओके ओके। जहाँ सस्ता मिल रहा है वहां से करो। अगर सर्टिफिकेशन तो वहीं से साइन होके आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से, सत्या नडेला। कि इसमें मतलब अगर एससीएल करा रही तो ऐसा कुछ नहीं कि एससीएल से हमें कोई सर्टिफिकेशन में कोई मतलब ना ना डिफरेंस, ना ना, कोई कोई इशू नहीं, सेम सर्टिफिकेशन। क्योंकि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम्म। बस 1 मंथ के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा उसे, जब भी इशू कराएंगे तो फिर हम 1 महीने के अंदर अब तो कर सकते हैं उसे ना सर से। कहीं से भी करो, कोई इशू नहीं है। जहां से ओके मिल रहा है वहां से करो। ओके, थैंक यू सर। सर्टिफिकेट सेम ही होता है। वो इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट नहीं है एक्चुअली, दीज आर ग्लोबल सर्टिफिकेशन। सो आप कहीं से भी करोगे, सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट से ही साइन होके आता है। उसमें सत्या नडेला के सिग्नेचर होते हैं, और जो ट्रेनिंग हेड होता है उसके होते हैं, दो सिग्नेचर होते हैं बस। और 1 साल की वैलिडिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस की। डेट भी लिखा होगा कब एक्सपायर होगा। शशि सिंह, टुडे इज फर्स्ट क्लास। तो शशि, तुम कहाँ तक पढ़ कैसे रहते तुम? टुडे इज योर फर्स्ट क्लास देन, फ्रॉम द रिकॉर्डिंग्स। यस यस सर। तुम क्लास में क्यों नहीं आते थे फिर? सर क्लास में आते क्यों नहीं थे? सर रोटेशनल शिफ्ट है ना, रोटेशनल वीक ऑफ सर मेरा। रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाता है तुम्हें? यस सर। अच्छा। सर कैन यू शेयर द गूगल ड्राइव लिंक सर? There is no Google Drive, Sashi. Actually, the notes are getting uploaded into the LMS portal. So Google Drive has been stopped by the management of Evision since like after 1 or 2 classes, it's not in use. So what I can do, you can you check your LMS? I think the note should be available there, so you can check it from there. In case it is not there, then I will ask the admin team to assign it to your LMS. तुम्हारे LMS में असाइन करवा दूंगा मैं वो सारे नोट्स जो उन्होंने वहां पे कर रखे हैं। बट एक बार चेक कर लो, जो तुम्हारा पोर्टल है ना जहाँ से लॉगिन करते हो, उसमें हाँ दिखने चाहिए। अगर उसमें नहीं है, अगर मान लो नहीं है इन केस, तो फिर मेरे को बता दो पिंग करके ही। देन आई विल रेप्लिकेट इट थ्रू द एडमिन टीम, तो वो आपको सारे पुराने नोट्स दे देंगे उसमें। ओके ठीक है, सर। मेरे को पिंग करके चेक करके बता देना।
ओके सर 1 ईयर वैलिडिटी से क्या मीन है सर, ये नहीं समझ मतलब रहा एक है साल मुझे। आफ्टर 1 year the certification will be expired, and in case you want to renew it you have to again recertify it again. तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा से सेम फीस, फिर दोबारा एक नया सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो AJ500 का सर्टिफिकेट है, मेरा एक्सपायर हो गया, मैंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया, 2023 में एक्सपायर हो गया। AJ104 का मेरा सर्टिफिकेशन भी 2023 में एक्सपायर हो चुका है। मैं वो रिन्यू इसलिए नहीं कराता क्योंकि मेरे पास AJ305 है और AJ400 है अभी, और मेरे और सर्टिफिकेशन है ITIL वगैरह के, तो मैं रिन्यू कराता नहीं हूँ इस चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे एक बार ले लोगे उसके बाद नहीं भी रिन्यू कराते हो, इट डजेंट मैटर, रिज्यूमे में तो लिख ही सकते हो ना कि मैं सर्टिफाइड था, सर्टिफिकेशन नंबर होता है, वो एक्सपायर भी हो गया, इट डजेंट मैटर, उनको ये है कि सर्टिफाइड था बस। और वो भी उसका इतना कोई रोल नहीं है, एक बार जॉब लग जाती है ना तो सर्टिफिकेशंस के रोल कम हो जाते हैं, इतना कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत सर्टिफिकेशंस थे, बहुत एक्सपायर हो गए। आई यूज टू बी CEH, CCNA भी कर रखा था मैंने कई साल पहले जब मैं ऑन प्रेम वगैरह में था, वो सब एक्सपायर हो गया। 3 साल का CCNA होता था, मैंने किया ही नहीं इसको दोबारा से रिन्यू। बट यस ये सर। 305 में रिन्यू कर लेता हूँ अपना, AJ305, AJ400 भी मैं रिन्यू कर लेता हूँ अपना, और लाइनेक्स का मेरा सर्टिफिकेशन है RHCSA और RHCE एनसिबल के अंदर, उसको मैं रिन्यू कर लेता हूँ। एक मेरा CKA का एग्जाम होगा इस साल, जो सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो मैं फेल हो गया उस पे क्योंकि वो बहुत टफ एग्जाम है। अभी मैं इस साल फिर दूंगा CKA का एग्जामिनेशन, तो मैं उसमें पास हेलो हो गया सर। तो CKS दूंगा फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ता है हर साल, ऐसा कुछ नहीं है। सर लाइक रिज्यूम वगैरह में तो मतलब उसे मेंशन करेंगे तो वो लोग पूछेंगे तो नहीं कि मतलब आपके पास तो सर्टिफिकेशन एक्सपायर है, तो करंट में ना तो आपके ना, पास ऐसा सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं कुछ है। ऐसा कुछ नहीं बोलते। अब ओके सर। बोलेंगे तो कर लेना, इतना क्या दिक्कत है, फिर अभी 1 साल तो चले पहले। सर एक और पूछना था मुझे। हम्म, बोलो। सर आप 305 कहाँ पे पढ़ाते हो, इविजन में पढ़ाते हो या फिर किधर? देखो एविएशन में तो अब बैच नहीं है 305 के, और अभी आपके बाद 400 भी खत्म, ये आपका लास्ट बैच है। AJ400 एविएशन ने बंद कर दिया है, दे आर, पता नहीं वो AWS के साथ वो क्या करा रहे हैं, ओपन सोर्स डेवॉप्स करा रहे हैं, तो यहाँ पे तो AJ104 ही रह गया है बस। तो 305 अब यहाँ पे नहीं होता, पहले हुआ था, 1-2 बार बैच हुए थे, एंड पहले यहाँ पे AJ400 के भी काफ़ी बैचेस हुए हैं, बट अब नहीं है। सो दे आर तो लुकिंग इनटू सर सम अनदर LMS ऑप्शंस, तो पता नहीं क्या है जो भी है, तो मैं तो यहाँ नहीं पढ़ाता। तो तो सर आप आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हो पढ़ाते हैं? सर? अगर कोई और सर्टिफिकेशन मतलब आपसे और कुछ पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ मैन सकते हैं यू सर? गाइस कैन मेल मी। देखो मैं पढ़ाता तो बहुत अलग अलग जगह पे हूँ, बट एक टाइम पे सब जगह नहीं पढ़ाता। अभी 305 के लिए मतलब अभी तो मेरे पास 305 नहीं है। लास्ट ईयर आई हैड 3 बैचेस फ्रॉम सिंपली लर्न, तो मैंने वहाँ पे दिए थे 3 ट्रेनिंग सिंपली लर्न पे, सैटरडे संडे को। तो अभी तो फिलहाल उनके पास भी नहीं है, दे हैव सम अनदर, उनका कोई पुराना ट्रेनर है वही देख रहा है, तो मैं वहाँ पे, उनका टाइमिंग का भी इशू है, 4-4 घंटे का बैच होता है उनका एक एक टाइम पे, सो इट्स नॉट फिजिबल फॉर मी, मतलब 4 घंटे नहीं ले सकता मैं एक बार में ही, तो 10 सर एक क्लासेस और में खत्म क्वेश्चन होता है। था। हेलो सर। यस कपिल। सर हम मतलब सब जगह पे मैं देखता हूँ तो सिर्फ AWS डेवऑप्स क्यों है सर, अज्योर क्यों नहीं है? अभी वो इविजन इस में भी चक वैसा ही चल वो रहा है। इस वो इस चक्कर में है ना, AWS और डेवऑप्स इस वजह से है क्योंकि उसके कंटेंट्स बहुत मिल जाते हैं। एक तो स्टार्टिंग में सबने वही कर लिया, तो पहला क्लाउड था, बहुत सारे उसके कंटेंट्स बन के मार्केट में आ गए। दूसरा उसका अकाउंट 1 ईयर के लिए फ्री है, जो पोर्टल है ना, 1 ईयर के लिए फ्री है। हाँ। तो एक इसका सबसे बड़ा ये एडवांटेज हो जाता है कि 1 ईयर के लिए पोर्टल फ्री होने की वजह से और स्टार्टिंग में आने की वजह से जो है उसके कंटेंट मार्केट में ज़्यादा हो गए, तो लोग ज़्यादा जान गए। बट जो लोग कंपनी में काम करने लग गए फिर उसके बाद, वो फिर उनको पता लगता है कि यार व्हेन इट कम्स टू मार्केट नीड तो एज्योर की ज़्यादा डिमांड है, फिर जॉब के पर्सपेक्टिव को लेके फिर वहाँ की तरफ आते हैं। बट फिर वहीं पे एक और पंगा हो जाता है अकाउंट्स का, क्योंकि वो 1 मंथ की लिमिट के साथ अकाउंट देता है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को हर जगह पे पैसे चाहिए, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। यस। तो यस सर इनका ये तो ये है। सीन है, तो इस वजह से AWS के कंटेंट ज्यादा है। इवन स्टार्टिंग में जब मैं क्लाउड में आया था ना इंडस्ट्री में, तो मैंने भी AWS हाँ। का ही कोर्स किया था, क्योंकि मेरे को भी लगता था AWS तो मैंने किया था। और इंटरव्यू देने निकला तो वहाँ पे बैश स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, ये सब चीजें, और स्टार्टिंग में मेरे को नहीं आती थी,
मतलब नहीं आती, वो तो काम करके ही आती है ये सब चीजें, तो नहीं आती थी। और इवन तुम लोगों को तो फिर भी पढ़ने को मिल रही है चीजें, तो मैंने तो ऐसे ही, मतलब ट्रेनर भी नहीं मिलते ना ढंग के हर जगह पे, तो पढ़ के गया तो मैं तो रिजेक्ट हो गया। AWS के इंटरव्यू मेरे को कम मिलते थे और मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनका फोकस ही ओपन सोर्स। तो फिर मैंने, बाद में किसी ने मेरे को भी बताया एज्योर कर ले, तो एज्योर करके फिर मेरे को जॉब IJP के थ्रू इंटरनली मिल गई, क्योंकि मेरी कंपनी में चल रहा था वो। उसके बाद फिर मेरे को मल्टी क्लाउड तो आ ही गए थे, क्योंकि एज्योर पे एक्सपोजर हो गया, तो AWS भी सीख लिया, फिर AWS के अंदर अंदर भी काम करने लग गया। तो उसके बाद सेट हो गया, मतलब 1-2 साल जो होता है वो लगता है कि हाँ किस में करे क्या करे, उसके बाद कोई भी क्लाउड पिक करोगे ना, काम कर लोगे, तो फिर AWS भी अच्छा है, फिर एज्योर भी अच्छा है, फिर वही वाली बात है। सर आप अपना एक ईमेल एड्रेस दे दो ना, पर्सनल वाला, जिस पे हम आपको मतलब सीखना होगा तो मेल तो कर सकते हैं, एटलीस्ट मेरे आप उसी बैच उसी तो आईडी कर में कर सकते देना, हो। वो मेरा अपना ही आईडी है जिसमें तुम लोग मेल कौन करते सा हो। सर? मैं मैच वो कर देता हूँ, रुको। यस सर, एक्चुअली सर फ्यूचर में अगर कुछ और पढ़ना होगा तो फिर सर एक्चुअली आपका gmail.com, एक्सप्लेनेशन वगैरह काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है सर। ये मैंने डाल दिया है, ये मेरा ही आईडी है, दिस इज माय पर्सनल आईडी, ये मैंने एविजन के नाम पे बना रखा है नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने को कोर्स भी खत्म करना है। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, तो उसी के प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट टाइम का क्या क्या हुआ है। सो वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ VCS। उससे पहले हमने एज्योर बोर्ड्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। दैट वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई वुड से। मतलब मेरी नज़र में वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को लगा होगा तो ठीक है, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो पढ़ाने में भी बोरिंग लगता है और पढ़ने वाले को भी लगता है यार ये क्या है। तो last time we discussed the theoretical concept of VCS. VCS means version control system. So let me give you the quick overview. इस टॉपिक को स्टार्ट किया था हमने। So under the VCS what happens? There will be series of developers in the company. बहुत सारे developers होते हैं कंपनी में, and they all work on writing the code. वो सारे मिलके कोड लिखते हैं, और कोड जो वो लिखते हैं वो एक ही एप्लीकेशन के लिए होता है। मतलब प्रोजेक्ट होता है, एक एप्लीकेशन बनानी है, देयर विल बी मल्टीपल डेवलपर एंड दे ऑल विल बी राइटिंग द कोड टू डेवलप दिस एप्लीकेशन। वो इसको बनाने के लिए कोड लिख रहे होते हैं। दिस हैपन्स। अब उस केस में क्या होता है, because they have their own laptops, they will have their different shift timings, etc. So whatever code they write, they have to store it somewhere so that every developer can sync. So एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, डेवलपर ने जो भी कोड लिखा, वॉट एवर कोड दे विल राइट, दे हैव टू अपलोड इनटू ए सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, CR। मतलब एक स्टोरेज में उनको अपलोड करना पड़ता है। स्टोरेज हो सकता है कोई सर्वर हो सकता है कोई सैस सर्विस, मतलब कोई पोर्टल हो, या हो सकता है क्लाउड का एज्योर का नॉर्मल सा स्टोरेज अकाउंट हो। तो उनको सारे कोड उठा के यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद क्या होता है, इसकी शिफ्ट खत्म हो गई, ये चला गया, सो अनदर पर्सन विल कम। सो अनदर पर्सन विल बी एबल टू डाउनलोड द कोड फ्रॉम दिस रिपोजिटरी एंड ही कैन राइट फर्दर कोड। वो यहाँ से कोड निकाल के आगे का कोड लिखना स्टार्ट कर सकता है। सो दिस वे ऑल द डेवलपर्स विल बी इनटू द सिंक। यस राकेश? सर हम जैसे VS कोड से गिट इनिट गिट ऐड जैसे वो कमांड देते हैं, हम्म। तो लोकल में तो हम सर गिट इंस्टॉल करते नहीं है, तो वो कैसे काम करता है? मतलब गिट आप पे जाता है तो? जो लोकल से देते हो? नहीं, आपने बताया ना पहले वो गिट पे जाता है, फिर गिट से गिट पे जाता है। हाँ हाँ तो जैसे VS कोड में हम कोई कोड लिख रहे हैं, उसको हाँ गिट पे डालना है, तो हाँ उसके लिए जैसे हम कमांड देते हैं उसमें गिट इनिट गिट ऐड जो भी है, हाँ। तो वो डायरेक्ट गिट पे चली जाती है। वो जब तुम गिट इनिट गिट ऐड डॉट करते हो, उसके बाद जब गिट स्पेस कमिट स्पेस मैसेज करके एंटर मारते हो ना, वो जाता है लोकल गिट पे पहले। उसके बाद फिर लास्ट में तुम डालते हो गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन। हाँ वो हाँ डालने से फिर वो गिट की सारी कमांड उठ के जाती है गिट हब के ऊपर। ये वर्क फ्लो होता है। और हाँ। ऐसा नहीं है कि गिट इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ कंपनी में क्या होता है, पाइपलाइंस क्रिएटेड होती है। तो पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, जब आप ये इंटीग्रेट करते हो विजुअल स्टूडियो कोड का एनवायरनमेंट, और वहां से जब आप ये कमांड चलाते हो, तो पाइपलाइन के थ्रू इंटीग्रेट हो जाता है आपका ये गिट।
तो उस केस में गिट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, पाइपलाइन के थ्रू वो कमांड एग्जीक्यूट होके गिटहब के ऊपर अपलोड होती है। समझे? हाँ, ओके सर। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होते हैं, और हर कंपनी का अपना होता है, जिसके पास जितनी नॉलेज और जितना पैसा है उस हिसाब से उन्होंने बना रखा है। सो बहुत, अगर आप किसी अच्छी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो या किसी बहुत बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे KPMG, डिलॉयट, यहाँ पे आपको अलग ही लेवल का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कि कंपनी कितनी बड़ी है, उनके पास कितने क्लाइंट्स है, कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डील कर रही है, तो उनके तगड़े तगड़े इंजीनियर भी मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे मिलेंगे कि 4-4 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे होंगे कि ऐसी नॉलेज होगी कि मतलब कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार हम कहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं आजकल बंदे, तो है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, वो पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं, ऐसे होते हैं। सो होता क्या है, डेवलपर्स विल राइट द कोड, और वो उसको एक रिपोजिटरी में सेव करते हैं, और ताकि सारे डेवलपर सिंक कर सके, मतलब जब भी किसी भी डेवलपर को कोड पे काम करना होगा, जैसे इसने जितना कोड लिखा उसके आगे काम करना होगा, सो ये यहाँ से उठा के डाउनलोड कर लेगा और उस पर फिर ये कोड लिख के देन ही विल ऑल्सो अपलोड। सो दिस वे दे ऑल विल बी इनटू द सिंक। अब इसका एक और फायदा होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम होने का, that whatever codes we have uploaded into the central repository, जितने भी कोड्स को हमने अपलोड किया है एक स्टोरेज पे या एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, सो दे विल बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्जन्स। वो वर्जन्स के फॉर्म में सेव होती है। मतलब आज जो मैंने अपलोड किया अभी के अभी, दैट विल बी फॉर एग्जांपल वर्जन नंबर 1 along with द डेट एंड टाइमिंग, उसमें डेट टाइमिंग भी होगी। फिर आज 30 मिनट्स के बाद मैंने फिर से कोई कोड लिखा और मैंने उसको फिर से अपलोड कर दिया, सो दैट विल बी वर्जन नंबर 2 along with डेट एंड टाइमिंग। फिर इसने अपलोड किया तो वर्जन नंबर 3 along with डेट एंड टाइमिंग। अब हुआ क्या, जब लास्ट में हमने वर्जन नंबर 3 तक कोड लिख के कंप्लीट कर दिया और हमने क्लाइंट को दिखाया बिल्ड करके, सो क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड। उसने बोल दिया कि यार जो पहला वाला बनाया था ना वर्जन नंबर 1 के टाइम पे, मतलब 2 days बैक, वो वाला ज्यादा अच्छा था, सो प्लीज रोल इट बैक। सो having the versions will give you the advantage to roll back to your previous code, कि आज का कोड अच्छा नहीं लगा तो प्रीवियस पे रोल बैक करके वापस वहां से बिल्ड कर सकते हो, वर्जन नंबर 1 पे मूव कर जाओ। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर वर्जन नंबर 3 तक कोड लिखने के बाद कोई बग आ गया, कोड के अंदर कोई एरर आ गया, तो उस केस में भी हम रोल बैक कर सकते हैं कि हम वर्जन नंबर 2 पे चले जाते हैं, क्योंकि वर्जन नंबर 2 तक सब कुछ बढ़िया था, 3 जब हमने कोड लिखा आज की डेट में अपलोड किया तो फिर बग आ गया। सो ट्रबल शूटिंग करने में अगर हम नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी कैन रोल बैक टू द प्रीवियस स्टेज, कि 2 घंटे पहले जो मैंने कोड अपलोड किया था उस पर चले जाता हूँ। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम रोल बैक कर सकते हैं जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड नहीं बना है या फिर उसमें कोई बग आ गया है, सो वी कैन रोल बैक टू द प्रीवियस कंडीशन। दूसरा एडवांटेज है कि सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में सब कुछ सेव है, सो एवरीथिंग विल बी इनटू द सिंक, एवरी डेवलपर विल बी इनटू सिंक। अब जो VCS की बात आती है, सो अंडर द VCS वी हैव 2 टाइप्स, 2 तरीके के VCS होते हैं, CVCS and DVCS. So centralized version control system and distributed version control system, these two are the version control system methods, ये 2 तरीके हैं। So when it comes to CVCS, तो CVCS मैंने आपको बताया था कि under the CVCS there will be a centralized repository, मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज होता है और हर डेवलपर के पास अपने अपने लैपटॉप्स है, वो उन पे बैठ के कोड लिखता है। कोड लिखने के बाद जो है वो इन कोड्स को उठा के अपलोड कर देता है इस सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में। अब इसने जो कोड यहाँ अपलोड किया, कल को इस डेवलपर को फिर से वो चाहिए, सो दिस डेवलपर कैन डाउनलोड, फिर ये इस पे आगे का कोड लिख के ही कैन अपलोड। सो दैट इज सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो पहले ये चलता था, एंड इन द सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम देयर वाज लिमिटेशंस, देयर वर डिसएडवांटेजेस आल्सो। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम तो ये थी कि all the time we need to be connected with the proper network to get some data from the centralized repository। मतलब सारे डेवलपर्स को हर टाइम एक अच्छे नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी था, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहीं से डाउनलोड करना पड़ता था एंड यहीं पे अपलोड करना पड़ता था। सो एवरी टाइम द नेटवर्क कनेक्टिविटी हैज टू बी ग्रेट। अब कोई बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एक ऐसे एरिया से, लेट्स से दैट इज रूरल एरिया, अपने गाँव में बैठ के वो छुट्टियों में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उस टाइम पे नेटवर्क डाउन हो गया,
अच्छा नहीं चल रहा, सो दिस डेवलपर विल नॉट बी एबल टू वर्क, तो उसको प्रॉब्लम आने लग गई। तो ऐसा होता था, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। अनदर डिसएडवांटेज वाज बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टोर्ड इन द सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, तो अगर कल को ये क्रैश हुआ, ये कल को अगर क्रैश होता है, सो इन दैट कंडीशन वी विल लूज ऑल द डेटा एंड ऑल द कनेक्टिविटी बिकॉज देयर इज अ डिपेंडेंसी। अब इसका बैकअप है वो अलग बात है, बैकअप है तब तो आप रिकवर कर लोगे, लेकिन जब तक बैकअप से रिकवरी होगी द डेवलपर टीम विल नॉट बी एबल टू वर्क। सो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो लेटेंसी मतलब स्लोनेस का इशू, अगर नेटवर्क स्लो है तो सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ तो सारे डेवलपर काम करना बंद कर देंगे, और अगर बैकअप नहीं है तो सारा कोड आपका गया। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो पहले इसके सर्वर बनते थे, और सर्वर बनते थे लाइनेक्स के ऊपर। लाइनेक्स इंस्टॉल होता था सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, मतलब एक ऑन प्रेम सर्वर बना देते थे और लाइनेक्स इंस्टॉल करके उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा स्टोरेज वगैरह माउंट करके रखते थे। तो पहले ये चलता था, एंड इसके लिए टूल यूज होता था। आज भी है वो टूल, बट कंपनीज आर नॉट यूजिंग इट। टूल अभी है, द टूल नेम इज सबवर्जन। सुपरविजन याद आ जाता है मेरे को। सो इट इज सबवर्जन। सबवर्जन टूल आता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए, सीबीसीएस के लिए। तो इसके इश्यूज होने की वजह से इन 2005 टीम ऑफ 17 डेवलपर्स सेट टुगेदर, जिसमें बड़े बड़े साइबर प्रोफेशनल्स थे। लाइनेक्स का इन्वेंटर लेनिस बेर्डिट टॉरवल्ड्स भी था, जिसने लाइनेक्स बनाया था पूरी पहली बार वर्ल्ड में। रेडिट का ओनर है वो, तो वो बंदा भी था। सी लैंग्वेज का क्रिएटर डेनिस रिची, ये सब भी थे, कैन थॉमसन। तो उन सब ने मिलके जो है आगे जाके बनाया एक टूल विच इज कॉल्ड गिट। तो गिट बनाया जिसने लाइनेक्स बनाया था, उसने लाइनस बेर्डिट टॉरवल्ड्स ने, उसी ने गिट बनाया है। तो इससे पहले इसके पीछे भी कहानी है, बट लेट्स नॉट जंप टू द स्टोरी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी एक बिट कीपर करके टूल यूज करते थे, उनकी लड़ाई हो गई, उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, तो इस वजह से उसने गिट बना दिया गुस्से में। सो गिट बनाया था लाइनेक्स के क्रिएटर ने, लाइनस बेर्डिट टॉरवल्ड्स ने। एंड नाउ गिट हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल नंबर 1 टूल ऑन द प्लैनेट फॉर द डेवलपर्स फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद बहुत सारे टूल मार्केट में आए, बट गिट की जगह कोई नहीं ले पाया आज भी। जैसे क्यूबरनेटीज है, क्यूबरनेटीज इज नंबर 1। उसका कॉम्पिटिटर ओपन शिफ्ट है मार्केट में, रेड हैट लाइनेक्स का, बट वो सेकंड नंबर पे ही है अभी भी। क्यूबरनेटी के आगे नहीं चलता रेड हैट इतना, रेड हैट का ओपन शिफ्ट। उसकी डिमांड अलग है, बट क्यूबरनेटी इज ऑन नंबर 1 ऑर्केस्ट्रेशन के मामले में। ऐसी गिट इज नंबर 1 फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। टेराफॉर्म नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के मामले में। एजोर का अपना है बाइसेप एआरएम, बट वो टेराफॉर्म की जगह नहीं ले पाता आज भी। तो कुछ चीजें जो है अपने क्वालिटी की वजह से दे आर ऑन नंबर 1 स्टेज। सो ऐसी गिट इज द नंबर 1। इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है आज की डेट में, टीम सिटी, बिट बकेट, तो ऐसे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, बट गिट इज ऑन नंबर 1। और जिसको गिट आता है वो दूसरे टूल पे काम कर लेता है। कमांड्स आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, बस नाम चेंज होते हैं। जहां पे गिट लिखते हैं हम कमांड में, वहां पे उस जगह पे जो है बिट आ जाता है, बिट, अगर बिट कीपर यूज कर रहे हो तो इस तरीके से काम होता है। सो गिट is a tool which gives you the flexibility of distributed version control system. Now what is this distributed version control system? So इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक आपकी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होती है, मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज। उसके बाद जो है सबके पास अपने अपने लैपटॉप्स है, जो भी वो कोडिंग करते हैं, वट एवर कोड दे विल राइट, अपने लोकल लैपटॉप पे कोड करते हैं। लोकल लैपटॉप के अंदर जो है एक रिपोजिटरी क्रिएट की जाती है विच इज कॉल्ड डॉट गिट। जो लोकल लैपटॉप है, जो उनका अपना अपना, जो उनको कंपनी ने लैपटॉप दिया है, देयर विल बी वन रिपोजिटरी, मतलब वहां पे भी एक स्टोरेज बनेगी विच इज कॉल्ड डॉट गिट। उसको डॉट गिट बोला जाता है। डॉट गिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि गिट इज द एक्सटेंशन ऑफ लाइनेक्स। गिट जो है लाइनेक्स वालों ने बनाया है, तो लाइनेक्स के लिए ही इसको स्टार्टिंग में कंपैटिबल बनाया गया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फिर विंडो के ऊपर भी कंपैटिबल कर दिया, बट इट वाज बेस्ड ऑन लिनक्स। और लाइनेक्स में अगर किसी भी फाइल के आगे डॉट लगा हुआ है तो वो हिडन मानी जाती है। लाइनेक्स में डॉट का मतलब है हिडन, मतलब अगर किसी भी फोल्डर नेम या फाइल नेम के आगे डॉट लगा हुआ है, इट मींस दैट इज हिडन। सो डॉट गिट का मतलब है हिडन गिट रिपोजिटरी, मतलब वो दिखाई नहीं देती है, उसको अनहाइड करना पड़ता है। सो डॉट गिट के अंदर जो है जितने भी कोड डेवलपर ने लिखे, सबसे पहले तो डॉट गिट यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट होती है। वो कैसे क्रिएट होती है? वो गिट इंस्टॉल करने से होती है।
वी हैव टू इनिशियलाइज द गिट। मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकली। तो इनके लोकल लैपटॉप के अंदर भी एक स्टोरेज बन जाता है विद द नेम ऑफ डॉट गिट। अब जितना भी कोड इन्होंने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अपलोड ऑल द कोड टू डॉट गिट रिपोजिटरी। सबसे पहले उस कोड्स को डॉट गिट की रिपोजिटरी में रखा जाता है, मतलब उनके लोकल लैपटॉप में रिपोजिटरी में रखा जाता है। उसके बाद फिर इन सारे कोड्स को उठा के फ्रॉम डॉट गिट इट विल गेट अपलोडेड टू द सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज में अपलोड किया जाता है। और ये जो सेंट्रल स्टोरेज होता है आज की डेट में, बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी एडवांस्ड, तो आज की डेट में जो सेंट्रल रिपोजिटरी है दैट इज द SaaS सर्विस कॉल्ड गिटहब। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पोर्टल आता है गिटहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो गिटहब जो है वो SaaS पोर्टल है और वो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी फैसिलिटी देती है। मतलब फ्रॉम द डॉट गिट लोकल लैपटॉप के स्टोरेज जो डॉट गिट है वहां से उठा के सारे कोड को सेंट्रल रिपोजिटरी गिटहब में डाला जाता है। और इसी के साथ साथ आज की डेट में एक और आ गया है, एजोर रेपोस। Azure Repos and GitHub both are the product of Microsoft। इन दोनों का ओनर ही Microsoft है। जिसने Git बनाया वो लाइनस वाले हैं, लाइनस वेडिट टॉरवल्ड्स। जिसने GitHub बनाया दैट इज Microsoft। तो Git and GitHub both are different। Git is a distributed version control system tool और GitHub is a software as a service which is a portal which gives you the facility to store the code on the centralized location। तो ये दोनों अलग चीज है। ऐसी Azure DevOps के अंदर Azure Repos होता है जो GitHub की तरह ही काम करता है, जहां पे आप अपने कोड रख सकते हो। यहाँ पे इसके आने से फायदा क्या हुआ, इसके आने से ये फायदा हो गया बिकॉज वी हैव सेंट्रलाइज रिपोजिटरी एज वेल। हमारे पास GitHub भी है या फिर Azure Repos भी है। इसके साथ ही साथ हमारे पास अपने अपने लैपटॉप भी है एज ए डेवलपर। हमारे पास एक तो पूरे स्टोरेज पूरा कोड की कॉपी यहाँ पे है हमारे डॉट गिट में, मतलब वी हैव वन लोकल कॉपी एज वेल। हमारे कोड की एक लोकल कॉपी भी हमारे लैपटॉप में है, प्लस वही सारा कोड हमने सेंट्रल रिपोजिटरी में भी अपलोड कर दिया। इसके आने से फायदा ये हुआ दैट वी डोंट नीड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क ऑल द टाइम। मतलब मुझे हमेशा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं है, ऑल द टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके जितने भी लोकल रिपोजिटरीज है वो सारे के सारे सिंक रहते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी से। मतलब एक कमांड चलानी होती है आपको अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले गिट पुल की, तो गिट पुल में दिखाऊंगा आपको, जब आप चलाओगे तो सेंट्रल रिपोजिटरी की सारी कमांड इस पे आके सेव हो जाएगी लोकल रेपो में। तो अगर आप यहाँ पे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो या आपका नेटवर्क स्लो भी है, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर वर्क बिकॉज एवरी कॉपी इज अवेलेबल इन योर डॉट गिट फोल्डर एज वेल। आपके कोड लोकल लैपटॉप में भी सिंक है जो यहाँ पे अपलोडेड है, प्लस यहाँ पे भी उसका एक बैकअप रखा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है मल्टीपल लेयर्स, कि एक स्टोरेज मेरे पास लोकली भी है और एक स्टोरेज सेंट्रलाइज भी है। तो इन केस इफ आई लॉस्ट द कनेक्टिविटी टू द सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, स्टिल आई हैव माई रिपोजिटरी अवेलेबल इन द डॉट गिट लोकेशन, तो मेरा काम इंपैक्ट नहीं होगा। ये हर चीज को सिंक करते हुए चलता है, यहाँ पे भी सिंक करेगा सारा डेटाबेस और यहाँ पे भी सिंक करके लेके चलेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट काइंड ऑफ VCS द गिट इज, सो गिट इज DVCS। गिट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और CVCS का एग्जांपल क्या है, सब वर्जन टूल। तो ये अब ज्यादा फेमस नहीं रहा गिट जब से आया तब से। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट, फिर हम और चीजों को समझेंगे और आज इसको खत्म करते हैं। फॉर द प्रैक्टिकल व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले गिट के प्रैक्टिकल के लिए आपको अपना एक सिस्टम चाहिए। आप इसको अपने लोकल लैपटॉप में कर सकते हो, आपको अलग से VM बनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको VM बना के समझाऊंगा बिकॉज मेरे को आपको स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन वगैरह दिखानी है। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी गिट है तो मैं उसको हटा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि हटाने में भी टाइम लगता है। मेरे पास है तो मैं आपको स्टार्टिंग से इंस्टॉल वगैरह करके पूरा सेटअप Azure VM में दिखा रहा हूँ, बट आप इसको अपने लोकल लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। you have to create the environment for the git। तो आप अपने लैपटॉप में गिट इंस्टॉल करोगे जो भी मैं दिखाऊंगा। गिट इंस्टॉल करने के बाद वी हैव टू क्रिएट द रिपोजिटरी। हम उसमें रिपोजिटरी बनाएंगे, मतलब एक स्टोरेज बनाएंगे जहां पे सारे कोड्स को हम रख सके। उसके ठीक बाद वी नीड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। ये क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये भी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, आप लोग भी अपने ही लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे। ये वाला टूल ये फ्री है। दिस इज ऑल्सो द टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वर्ल्ड का नंबर 1 डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टूल है जहां पे डेवलपर कोडिंग करते हैं।
और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही अपना टूल है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो लाइसेंस रिक्वायरमेंट ऑफ इट। दो आते हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड आता है, एक विजुअल स्टूडियो 2022 आता है। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, विजुअल स्टूडियो कोड की। कल के बाद मतलब कल से हमें इस टूल की भी जरूरत पड़ेगी, विजुअल स्टूडियो 2022। तो आज पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके गिट स्टार्ट करके और गिट को खत्म करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल गिट, देन वी हैव टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड टूल। दोनों ही फ्री है। गिट इज ओपन सोर्स, तो गिट के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कंपनी को भी पैसा नहीं लगता। दिस इज ओपन सोर्स टूल। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए भी पैसा नहीं लगता कंपनी को, बट विजुअल स्टूडियो 2022 जो है, दिस इज कमर्शियल। तो इसके लिए कंपनी को पैसा लगता है क्योंकि वो कमर्शियल एडिशन इंस्टॉल करती है। बट हमारे केस में वी आर गोइंग टू यूज द कम्युनिटी एडिशन। तो कम्युनिटी एडिशन जो है वो फ्री का दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और उसकी कोई डेट वगैरह नहीं है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। जितने भी डेवलपर जो प्रैक्टिस करते हैं घर पे बैठ के, या फिर कोई फ्रीलांसर हो गया, या कोई ट्रेनिंग ले रहा है, या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, सो उनके लिए कम्युनिटी एडिशन है। सेम है, बट यहाँ पे हो जाती है रिसोर्स लिमिट, मतलब यूजर्स काउंट की लिमिट। कमर्शियल के अंदर इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी में लिमिट हो जाती है 5 यूजर की। तो वो हमारे को इसका कुछ लेना देना है नहीं, बिकॉज हम तो एक एक बंदे काम करेंगे एक एक टूल पे। वो कंपनी के लिए हो जाता है सपोर्ट परस्पेक्टिव से। सो दिस इज पेड फॉर द कंपनी, बट इफ दे गो विद द कम्युनिटी तो उनके लिए भी फ्री है। बट कंपनी कम्युनिटी में नहीं होती। ये दोनों टूल्स फ्री है, तो हम तीनों ही फ्री वाले यूज करेंगे। सो आई विल फर्स्ट सेटअप वन ऑफ द वीएम, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एनवायरनमेंट कैसे बनेगा वो दिखाना चाहता हूँ। सो आपको वीएम बनाने की जरूरत नहीं है। एज्योर पे जाके यू गाइस कैन इंस्टॉल इट इन योर लोकल लैपटॉप्स। तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन गिट को सेटअप करेंगे। सो आई विल क्विकली क्रिएट वन ऑफ द विंडोज वीएम। टू मैनी रिक्वेस्ट, ऐसा भी होता है। लेट्स सेटअप वन ऑफ द वीएम। सो RG01, नो रिडंडेंसी, 3.5 GB RAM. I will take 8 GB RAM so that I can make the process faster. Otherwise 3.5 GB RAM में भी हो जाएगा काम।
हाँ यार, क्लास में 31 स्टूडेंट्स कैसे है? मतलब आप में से कोई आता नहीं था क्या पहले? ये एक तो पहली बार आया, जैसे उसने बताया, रोटेशनल शिफ्ट्स थी। ऐसे ही होता है, जब जा रहे होते हैं ना बच्चे तब आते हैं। Okay, so this VM is deployed now. So let's take the remote और इसके अंदर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर चाहिए हमें। आई टोल्ड यू यू कैन डू दिस ऑन योर लैपटॉप, और असली में लैपटॉप में ही होता है गिट। कंपनी में अलग से कोई सर्वर नहीं बनाते, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाने के लिए बनाया। अगेन रिमेम्बर, सो डेवलपर के पास अपने लैपटॉप होते हैं, आप लोगों के पास भी अपने लैपटॉप होंगे, और उसी के अंदर गिट वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर होगा। दैट इज अ लोकल टूल। तो मैं इसका रिमोट लेता हूँ। So let it refresh. Then we need to download the tools. So as I mentioned, that is free of cost. So I will now go to the Microsoft Edge. Configure the settings. So from here, what we need to do, you can go to the Google, and the very first tool that you can download is Git. So you can simply type Git download, enter. So there will be official link. Don't download from this tower और ये सब जो फालतू के लिंक है यहाँ से मत करना. This is the official one, git-scm.com. So if you scroll down, you will see this link, git-scm.com. यहीं से डाउनलोड करना, बाकी ये सब जगहों से मत करना, क्योंकि हो सकता है कहीं पर ट्रोजन हो या कोई वायरस हो, क्योंकि ये सब थर्ड पार्टी लिंक्स है. This is the official one, this one, git-scm.com. Let me paste it into the chat box as well. So इस लिंक को ओपन करके यहीं से डाउनलोड करना है आप लोगों को.
So this is the link. So here what you need to do according to your operating system you can download. So आपके लैपटॉप में जो भी है, मैक है, विंडोज है, लाइनक्स है, उस हिसाब से आप कर लो. जिसके पास एप्पल के लैपटॉप होंगे दे विल डाउनलोड इनटू द मैक ओएस एडिशन. और यहाँ पे अपने आप ही दिखा देगा. जैसे मेरे यहाँ पे विंडो चल रहा है तो विंडो के हिसाब से दिखा रहा है, एप्पल होगा तो एप्पल के हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा. सो दिस इज द करेंट वर्जन ऑफ गिट 2.49.0. ये वाला डाउनलोड करना है हमको. सो जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज. उसके बाद ये दो सेटअप आते हैं, ARM64 एंड 64. तो यू हैव टू डाउनलोड X64, विंडोज X64 वाला डाउनलोड करना है. एक आता है पोर्टेबल, ये वाला. ये तो इंस्टॉलर है. इंस्टॉलर का मतलब है यू हैव टू इंस्टॉल इट इनटू योर लैपटॉप, मतलब EXE और MSI वाले सेटअप. एक होता है पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब है पेन ड्राइव में लेके घूमो सीधा इसको, और जब भी यूज करना हो पेन ड्राइव ओपन करो, डबल क्लिक करो, चल जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा. यू माइट हैव सीन द MSI इंस्टॉलर. एक सॉफ्टवेयर आता है रूफस, जिससे पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं. आप में से डेस्कटॉप वाले बंदों ने यूज किया होगा कभी ना कभी. सो उसमें भी ये होता है, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट. डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके जो है वो MSI रन कर जाता है सीधा. सो दैट इज द पोर्टेबल एडिशन. तो गिट अगर इंस्टॉल नहीं करना है, सीधा पेन ड्राइव में कॉपी करके रखो थंब ड्राइव एडिशन को, डबल क्लिक करो, इट विल बी एग्जीक्यूटेड. इंस्टॉल नहीं होगा, रन हो जाएगा. जैसे ही पेन ड्राइव हटाओगे इट विल बी रिमूव्ड. तो वो पोर्टेबल होता है. बट वी हैव टू इंस्टॉल इट. हम इसको रखेंगे अपने पास लोकल, क्योंकि लोकल वाला ही सेटअप यूज होता है कंपनीज में. सो गिट फॉर विंडोज X64, जस्ट क्लिक, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है. देन वी विल इंस्टॉल इट. तो डाउनलोड हो चुका है. इफ यू गो टू माय डाउनलोड फोल्डर यू विल सी इट. ये रहा गिट. इसी को इंस्टॉल करना है. बिफोर द इंस्टॉलेशन यू हैव टू क्रिएट ए रिपोजिटरी, कि आप इसको कहाँ पे रखोगे पहले तो वो डिसाइड कर लो. अगर आप नहीं डिसाइड करोगे सो इट विल बी इनटू द C ड्राइव. C ड्राइव में फोल्डर बनाएगा गिट नाम का, वहां पे जाके इंस्टॉल कर देगा, अगर आप अपने खुद से नहीं बनाते हो तो. अदरवाइज यू कैन सेट अप योर ओन फोल्डर. सो इफ यू गो टू द C ड्राइव, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो बना देगा अपने आप. अदरवाइज आई कैन जस्ट क्रिएट ए फोल्डर. सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा विद द नेम ऑफ गिट. किसी भी नाम से बना सकते हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक इट विद द गिट नेम ओनली. तो मैंने इसके अंदर मैं सब कुछ रखने वाला हूँ अभी, जो भी रिपोजिटरीज बनेगी. सो लेट्स इंस्टॉल द गिट नाउ. गिट को इंस्टॉल करते हैं. सबसे पहला काम यही होगा हमारा. सो जस्ट गो टू द डाउनलोड लोकेशन, डबल क्लिक ऑन द सेटअप, वही एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट. ये पब्लिक लाइसेंस है. पब्लिक लाइसेंस इसलिए है बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो फ्री का है. ये देखो, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन INC. तो इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कंपनी. यही सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज होता है, यही सेम. ये पढ़ के आप इसको यू कैन जस्ट एक्सेप्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. ये बता रहा है एक फोल्डर बनाएगा C ड्राइव में गिट नाम से, तो उसके अंदर इतना स्पेस चाहिए आपको, 352.9 MB. वी हैव दैट. क्लिक ऑन नेक्स्ट. डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट चाहिए मेरे को, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. ये इसकी डिपेंडेंट फाइल्स है जो इंस्टॉल होगी साथ में. अगर आप इसको चेक नहीं करोगे तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं बनेगा. यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द विंडो बटन. मैं चेक कर देता हूँ सो दैट वी कैन गेट ए शॉर्टकट. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे आपको एक फोल्डर चूज करना पड़ता है जहाँ पे इसकी रिपोजिटरी बनेगी. तो वही पूछ रहा है टू कंटिन्यू, क्लिक नेक्स्ट. इफ यू वुड लाइक टू सेलेक्ट ए डिफरेंट फोल्डर देन क्लिक ऑन ब्राउज. अगर आप इसी के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हो जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे बनेगी तो आप नेक्स्ट कर दो. अगर आप अपना देना चाहते हो तो आप ब्राउज करके लोकेशन दे सकते हो. दैट्स योर चॉइस. उसके बाद ये बोल रहा है एडिटर क्या यूज करोगे. एडिटर का मतलब है जब आप गिट यूज करोगे, व्हेन यू विल यूज द गिट, तो उस टाइम पे आप जब कोड लिखोगे, व्हेन यू विल राइट द कोड, तो कोड लिखने के लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होगा. क्योंकि डेवलपर जब कोडिंग करता है, when the developer will do the coding, so they will have a software. और वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं. so if you just drop down the list, so you will find some software list here. जैसे एक vim editor. so vim is in the Linux. by default होता है, free of cost होता है.
अगर जिनके पास लाइनेक्स के सिस्टम्स है और वहां पे वो कोडिंग कर रहे हैं तो विम के ऊपर करते हैं फिर VIM एडिटर। एक होता है नोटपैड प्लस प्लस। आप लोगों ने नोटपैड सुना होगा, एक नोटपैड प्लस प्लस आता है जो डेवलपर यूज करते हैं। ये आप लाइनेक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, यू कैन इंस्टॉल इट इन द विंडोज एज वेल। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से दिखता है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री का है। आई हैव यूज्ड इट अ लॉट, मतलब मैं इसको यूज करता हूँ कोड्स वगैरह के लिए जब मेरे को कोई स्क्रिप्ट रन करनी होती है। सो ये भी यूज होता है, डेवलपर्स को भी यूज करते हैं, विंडो में भी और लाइनेक्स में भी। सो कुछ नाम देख लो। विम, विम एडिटर यूज होता है डेवलपर के थ्रू कोड लिखने के लिए लाइनेक्स में, अगर वो लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो। नोटपैड प्लस प्लस यूज होता है विंडोज में भी और लिनक्स में भी। विजुअल स्टूडियो कोड इज द नंबर वन, गिट का डिफॉल्ट एडिटर है, मतलब ये नंबर वन है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इसी को यूज किया जाता है एज ए डेवलपर। बाकी बहुत सारे हैं, देखो एटम करके आता है, सबलाइम आता है, सबलाइम मैंने कभी यूज नहीं किया, एटम मैंने कभी यूज नहीं किया। VS कोडियम करके आता है, नोटपैड में भी कोडिंग करते हैं कुछ लोग बैठ के। और जावा का आता है एक्लिप्स, जो लोग जावा की कोडिंग करते हैं वो एक्लिप्स का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वर्डपैड जो होता है ये भी फ्री का होता है, ये रहा वर्डपैड, ये सब विंडोज में होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये MS वर्ड नहीं है, ये वर्डपैड है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसमें भी कुछ लोग कोड लिखते हैं तो उनके लिए वर्डपैड बहुत ही कम यूज होता है वैसे कंपनी में, ये पुराने जमाने में यूज होता था। सो नाउ इट इज विजुअल स्टूडियो कोड, सो हम वही चूज करेंगे। अब ये बोल रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ये बोल रहा है। मतलब अभी जब आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, देखो ये कह रहा है पहले विजुअल स्टूडियो कोड रन करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट करने दूंगा। और इसमें आप C++ लैंग्वेज में, C# में, जावा, पाइथन, PHP, गो लैंग्वेज, .NET लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो बेटर इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। तो ये इसलिए नेक्स्ट नहीं करने दे रहा बिकॉज यू डोंट हैव द विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल। तो इस सॉफ्टवेयर को अगर आप ऐसे ही इंस्टॉल करना चाहते हो विजुअल स्टूडियो के साथ, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई दूसरा ऑप्शन लोगे, जैसे मान लो इफ आई विल टेक नैनो एडिटर करके भी आता है लाइनेक्स में, इट इज लाइक नोटपैड, तो ये लाइनेक्स का डिफॉल्ट टूल है। अगर आप बिम लेके चलोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, देखो। बट हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड लेंगे बिकॉज दैट वन इज फेमस और वही यूज होता है प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा। तो उसके लिए पहले हम उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी सा है। गो टू द ब्राउजर और यहाँ पे सीधा लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। इसके ऑफिशियल लिंक पे जाना है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। दिस इज द ऑफिशियल लिंक code.visualstudio.com। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। इसके अलावा आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से visualstudio.microsoft.com। तो ये है दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही लिंक, इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं। इफ यू जस्ट क्लिक, इसका ऑनर भी देख सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट ही है, देखो डेवलपर इज माइक्रोसॉफ्ट। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑफिशियल लिंक, ये लिंक भी आपको दे देता हूं मैं। दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर्स। यू हैव टू डाउनलोड इट फॉर विंडोज, हमें विंडोज पे चलाना है। एप्पल है तो एप्पल वाले डाउनलोड करोगे, लाइनेक्स है तो ये वाले पैकेज, रेड हैट लाइनेक्स में RPM और डेबियन में .deb और उबंटू में भी .deb। सो वी विल डाउनलोड इट फॉर विंडोज। क्लिक करो, डाउनलोडिंग हैज बिगन। ये आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट पे लेके जाएगा। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू द डाउनलोड लोकेशन। ये है विजुअल स्टूडियो कोड। डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करना है, सो डबल क्लिक, क्लिक ऑन ओके, एक्सेप्ट द लाइसेंस, आप पढ़ लेना लाइसेंस को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप पे, सो आई विल चेक दिस बॉक्स, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू कंप्लीट इट।
How much is the battery backup? Okay, so this installation is finished now. If you just click on finish, it will open. अपने आप ओपन हो जाएगा. अभी इसको फिलहाल क्लोज करते हैं, बाद में देखेंगे इसको. Now again let's install the Git. So Git पे डबल क्लिक. Next, next, on the desktop. Next, here I will choose use Visual Studio Code. ये वाला. अब देखो आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन, क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है. नेक्स्ट, यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनती है गिट के अंदर वेयर द कोड विल बी स्टोर्ड, जिसको मैं डॉट गिट बोल रहा था. वो तो एक फोल्डर का नाम है, बट डॉट गिट के अंदर एक ब्रांच बनानी पड़ती है. ब्रांच क्या होता है दैट आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम. तो वो ये बोल रहा है कि अगर आप ब्रांच नहीं बनाओगे तो हम अपने हिसाब से बना देंगे, और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपना नाम दे दो. सो जनरली इन द कंपनी द ब्रांच नेम जहां पे सारे कोड स्टोर होते हैं उसको बोला जाता है मेन. तो यहाँ पे आपको मेन नाम देना है, मेन ब्रांच. तो मेन लिख के आप नेक्स्ट कर सकते हो. पहले के पुराने टूल्स में यहाँ पे मास्टर लिखा आता था, मास्टर. और यहाँ पे भी देखो, अगर आप गिट वाला यूज करोगे तो ये मास्टर नाम से बनाएगा, ये देखो. सो इफ यू विल चूज दिस वन, सो इट विल क्रिएट द रिपोजिटरी विद द नेम ऑफ मास्टर. ये पहले यूज होता था, अब मेन यूज होता है काफी सालों से. सो यू हैव टू टाइप मेन. बाय डिफॉल्ट मेन ही आता है. क्लिक ऑन नेक्स्ट. उसके बाद ये सब एडिटर्स वगैरह है, कैसे क्या अपडेट होगा. सो इनका कुछ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट करो. यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट, नेक्स्ट. ये सब वही, क्या यूज करोगे, विंडो स्टाइल में चाहिए या फिर ब्लैक स्क्रीन पे यूज करना है. सो हमें विंडो स्टाइल चाहिए, थोड़ा इंटरेक्टिव सा. सो डिफॉल्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. ये सब मैं समझाऊंगा आपको. ये सब टाइप है, ब्रांचिंग स्ट्रेटेजीज, फास्ट एंड फॉरवर्ड, रिबेस, फास्ट फॉरवर्ड. सो ये सब बताऊंगा मैं आपको आगे जाके. अभी फिलहाल नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल. So Git is installed, and on the desktop you can see the Git bash icon. Finish. हो गया काम अपना. इंस्टॉलेशन काम खत्म हो गया इंस्टॉलेशन का. Now we have Visual Studio Code, we have Git bash. If you open the Git bash, so there will be one of the CLI screen. ये पूरा Linux की जैसी स्क्रीन दिखेगी आपको. Let me just change the font size. Font, 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 font. फॉन्ट कहाँ से पड़ता है इसका, आई डोंट नो. माउस कीज टेक्स्ट, ये रहा. या तो देखो इसका फॉन्ट बढ़ा दिया मैंने. दिस इज ए लिनक्स स्क्रीन. ये बैश स्क्रीन है, बैश, गिट बैश. सो गिट बैश विल गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज द गिट यूजिंग द CLI. मतलब एक ब्लैक स्क्रीन आएगी लाइनेक्स की जैसी, बिल्कुल ये लाइनेक्स की स्क्रीन है ये. और इसके थ्रू आप पूरा गिट मैनेज कर सकते हो. ये डॉलर वॉलर का साइन लाइनेक्स में यूज होता है. सो यहाँ से मैनेज करना है तो यहाँ से करो. CMD के थ्रू मैनेज करना है, CMD से करो. कहीं और से करना है, कहीं और से करो. दैट्स योर चॉइस. पावर शेल से करना है, पावर शेल से करो. मतलब कोई भी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी आपके पास टूल है, डिफॉल्ट टूल है या बाद का टूल है, यू कैन जस्ट यूज इट. इस पे कोई अलग से कोई सीन नहीं है. नाउ लेट मी शो यू हाउ टू यूज इट. इसको यूज करना दिखाता हूं मैं आप लोगों को. सो आई विल फर्स्ट ओपन द गिट बैश और मैं आपको कुछ कमांड्स चला के दिखाता हूँ. So if you want to see which version of Git is installed in your laptop or server, command is git space -- version. ये कमांड चला के आप चेक कर सकते हो कि कौन से वर्जन का गिट इंस्टॉल्ड है. git space -- version then enter. So it is 2.49.0 on Windows. यही हमने डाउनलोड किया था, वही दिखा रहा है. यही चीज अगर आप CMD से जाके देखोगे, git space -- version, so it will show you. दिखा दिया. यही चीज पावर शेल से देखोगे वहां पे भी दिखा देगा. सो कहीं से भी चलाओ, दैट्स योर चॉइस.
तो वर्जन चेक करने के लिए git space --- वर्जन, ये सब नोट्स में मिल जाएगा आपको, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। अब सबसे पहला काम करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले तो मैं आपको सी ड्राइव पे जाके दिखाता हूँ वेयर इज द गिट। इसको हटा ही देता हूं मैं, इसको यूज तो कर नहीं रहा मैं, लेट्स रिमूव। सी ड्राइव में इन द प्रोग्राम फाइल्स इफ यू सी देयर इज अ गिट फोल्डर, ये अपने आप बना है क्योंकि हमने गिट इंस्टॉल किया है इसके अंदर। इफ यू जस्ट ओपन दिस, सो दीज ऑल आर द फाइल्स ऑफ द गिट, और अनइंस्टॉल आप यहां से भी कर सकते हो, बाकी प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके भी कर सकते हो। एंड दिस इज गिट बैश जो यहाँ पे आ रहा है, ये इस यहाँ से खुलता है, और ये गिट cmd है, मतलब गिट की ब्लैक स्क्रीन, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दे दिया और उसको नाम दे दिया गिट cmd, और ये गिट बैश है यही वाला जो आप अभी ओपन करे थे, और ये सब इसकी फाइल्स है, डिपेंडेंट फाइल्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे when you will initialize the git, अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, बस इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे डॉट गिट करके भी आपको फोल्डर दिखाई देगा, जो बाद में दिखेगा, अभी नहीं, एंड दैट इज हिडन बाय डिफॉल्ट, तो उसको आपको अनहाइड करना होता है। और विंडो में अनहाइड करने का तरीका क्या है, इफ यू गो टू व्यू ऑप्शंस में जाके, नहीं यहाँ से हिडन फाइल्स को चेक करके आप यहाँ से देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पे कोई भी डॉट गिट नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज द डायरेक्टरी इज नॉट इनिशियलाइज, मतलब अभी हमने गिट को यूज नहीं किया है, इट इज जस्ट इंस्टॉल्ड। सो अनहाइड करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, फाइल नेम एक्सटेंशन डाला तब भी नहीं दिख रहा है, तो अब मैं इसको दोबारा से हाइड कर देता हूं ताकि बाद में फिर दिखाऊंगा आपको। ये दो चेक्स को हटा दिया मैंने, नाउ इट इज हिडन, जो हिडन था वो हिडन है फिर से। तो ये सब गिट के डिपेंडेंट फाइल्स है। व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। कभी भी आप इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करोगे गिट के ऊपर, या टेराफॉर्म आपको कराऊंगा मैं आगे जाके, सो वी हैव टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना इसलिए जरूरी है सो दैट हमारा लैपटॉप, अवर लैपटॉप कैन रिकॉग्नाइज कि गिट चलाना है हमें या टेराफॉर्म चलाना है हमें, उसके लिए हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं। अदरवाइज अभी आपने देखा मैंने इसको cmd से भी यूज किया, गिट बैश से भी किया, पावर शेल से करूंगा उससे भी हो जाएगा, वो तो वर्जन चेक हो गया। बट अगर मेरे को कोई कमांड, कोई कोड वगैरह सेव करना है, सो इन दैट कंडीशन मेरा लैपटॉप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा टूल यूज कर रहा है ये, क्योंकि कभी मैं गिट बैश यूज कर लूंगा, कभी cmd यूज कर लूंगा। सो इस वजह से वी हैव टू गिव द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उससे क्या होगा, आप कोई भी टूल यूज करोगे गिट यूज करने के लिए, तो आपका लैपटॉप समझ जाएगा कि आप इंस्ट्रक्शन गिट को दे रहे हो, एंड इट विल टेक यू टू द गिट। सो उसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना जरूरी होता है। हाउ विल यू सेट इट अप? सो उसके लिए आप सीधा विंडो पे क्लिक करके, आप में से बहुत से लोगों ने कभी किया भी होगा, नहीं किया है तो आज देख लो, जस्ट टाइप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो एक ऑप्शन आएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। उसके बाद ऐसे करके स्क्रीन ओपन होती है, और यहाँ पे जो है यू हैव टू क्लिक ऑन पाथ, ये पाथ है, इसी में आपको गिट का पाथ देना है। सो इस पाथ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे आप, जस्ट ओपन, और यहाँ पे देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के पाथ है, जैसे cmd, आपका .NET, तो यहीं पे हमें गिट का पाथ देना है। सो गिट हमारा कहाँ पे है, सो मैं आपको दिखाता हूँ, इट इज इन सी ड्राइव। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में ये वाला फोल्डर, इसी के अंदर गिट है, इसी का पाथ देना है हमें। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप ना करना पड़े। गो क्लिक ऑन न्यू, और इसको कॉपी पेस्ट करो और सीधा एंटर कर दो, बस इतना काम करना है। अगर आपने कहीं और फोल्डर बना रखा है, सी ड्राइव में नहीं बना रखा, तो आप वो वाली लोकेशन दोगे। आपने मान लो गिट का रिपोजिटरी फोल्डर कहीं और बना दिया, सो यू विल गिव दैट लोकेशन, फिर ओके। ओके, तो एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूं, डेवलपर इस पे बैठ के कोडिंग करता है। टेराफॉर्म के टाइम पे भी हम यही वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्योंकि टेराफॉर्म का जो बंदा होता है वो भी इसी पे काम करता है। मतलब जो क्लाउड एडमिन है, द पर्सन हु इज द क्लाउड एडमिन वर्किंग ऑन द टेराफॉर्म, दे विल आल्सो यूज द सेम सॉफ्टवेयर। DevOps engineers working on the Terraform, they will also use the same software. Developers of the company writing the code, they will also use the same software. इसके अलावा अगर आप कोई पाइथन पे काम कल को मान लो फ्यूचर में, इफ यू लर्न द पाइथन, आपका मन करा पाइथन सीखने का, तो वो भी इसलिए सिखाएगा आपको।
और कंपनी में अगर पाइथन की कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, पावर शेल की स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, वो भी इसी के ऊपर रन होती है। सो दिस इज नंबर 1 टूल इन द मार्केट। सो ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ब्लैक सी स्क्रीन आएगी इसकी, क्योंकि डेवलपर को अंधेरे में काम करना पसंद है। तो इट विल बी इन द डार्क मोड। को पायलट के साथ कह रहा है यूज करना है कर लो, तो को पायलट वगैरह तो हम नहीं देख रहे हैं अभी। को पायलट एआई टूल है, इसको कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो, एंड दिस इज हाउ द स्क्रीन विल लुक लाइक। ये कुछ शॉर्टकट्स है जो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। इंटीग्रेशन, अभी मैं गिट यूज करना चाहता हूं तो मैं गिट की डायरेक्टरी को यहाँ पे ऐड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। फ्यूचर में मुझे टेराफॉर्म यूज करना है तो मैं टेराफॉर्म इंटीग्रेट करूंगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो टू माई बेस लैपटॉप। ये मेरा लैपटॉप है। इफ यू ओपन माई विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसमें इस टाइम पे टेराफॉर्म की कमांड चल रही है। देखो मैंने टेराफॉर्म इंटीग्रेट कर रखा है। दीज आर द स्क्रिप्ट्स ऑफ द टेराफॉर्म। ये सब टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स है यहाँ पे, ये जो आप सीखोगे आगे जाके। तो इस टाइम पे मैंने टेराफॉर्म इंटीग्रेट किया है। मेरे ही लैपटॉप पे गिट भी इंस्टॉल्ड है। अगर मुझे गिट यूज करना है, अभी टेराफॉर्म यूज नहीं करना, आई वांट टू यूज गिट, तो मैं फाइल पे जाके और ओपन फोल्डर में जाके अपना गिट की लोकेशन यहाँ पे देखूंगा कहाँ पे है गिट। सो इट इज इन सी ड्राइव, और सी ड्राइव में मेरा प्रोग्राम फाइल्स में मेरा गिट, ये मैं उठा के ये वाला फोल्डर सेलेक्ट। अब मेरा गिट आ गया। देखो ये मेरे गिट के ऊपर कुछ कमांड्स पड़ी हुई है, ये सब, ये देखो ये सब गिट की कमांड्स यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस टाइप से है। मुझे फिर से टेराफॉर्म पे जाना है तो आई कैन इंटीग्रेट मल्टीपल एनवायरमेंट्स हियर। मैं टेराफॉर्म पे फिर जाऊंगा। टेराफॉर्म पे मेरा फोल्डर था सी ड्राइव में, टेराफॉर्म ये वाला था, यही वाला था, यस। देखो वापस आ गया मैं। तो ऐसे होता है, वो उसके लिए दिखा रहे हैं वो। सो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, दिस इज वेरी ब्लैंक, कुछ नहीं है। गिट इंस्टॉल कर दिया है मैंने। गिट की लोकेशन देनी है हमें, क्योंकि जितना भी मैं कोड वगैरह चलाऊंगा, गिट के अंदर सेव करूंगा, वो सब वहीं पे जाके सेव होगा अंडर द डॉट गिट रिपोजिटरी। सो गो टू द फाइल, गो टू ओपन फोल्डर, नॉट ओपन फाइल। फाइल पे मत जाना, ओपन फोल्डर पे जाना है, क्योंकि गिट जो है रिपोजिटरी बनाएगा वो फोल्डर के अंदर है। सो ओपन फोल्डर, गो टू सी ड्राइव, वहीं पे रखा हुआ है मेरा। गो टू प्रोग्राम फाइल्स, ये वाला, यहाँ पे ये वाला फोल्डर है, इसी की लोकेशन देनी है, इसी के अंदर डॉट गिट बनेगा। तो जस्ट ओपन, ओपन हो गया। यस आई ट्रस्ट ऑथर। तो इस टाइप से ओपन होगा। और अगर ये चीजें जो आ रही है ना, ये सारी डिपेंडेंट फाइल्स, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, मान लो इफ यू डोंट नीड दिस, तो एक काम करो, इसके अंदर एक फोल्डर बना दो, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, गिट, और गिट के अंदर भी एक फोल्डर बना दो, ताकि वो ये सारी चीजें वहां पे जरूरत नहीं है देखने की। सो गिट नाम से एक फोल्डर बना दिया, इसकी लोकेशन दे दो। अब इसको हटा देते हैं, वरना वो भरा भरा सा लग रहा है थोड़ा। सो सी ड्राइव, और इसके अंदर में गिट बनाया मैंने ये वाला, इसको दे देते हैं। अब ऐसा आएगा, नाउ इट इज ओके। अब ये स्क्रीन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब डेवलपर कोड लिखेगा, ये उसकी स्क्रीन आ गई है, वो यहाँ पे बनाएगा फाइल। सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू फाइल, और यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं नोटपैड फाइल, हम उसके अंदर कोड लिखेंगे। आप कोई भी नाम दे दो। आई विल गिव कोड a.txt, txt मतलब नोटपैड फाइल। एंटर, एंटर आप करोगे तो राइट साइड में इस तरीके से आपकी फाइल आएगी। यहीं पे आपको कोड लिखना है। आपका डेवलपर यहाँ कोड लिखेगा इस साइड पे। अगर ये पावर शेल होती तो यहाँ पे PS बनता, जैसे कि कोड a.ps1, एंटर। तो ये पावर शेल का आइकन है, देखो ये देखो। ये टेराफॉर्म होता तो इसकी जगह पे बनता कोई भी नाम .tf, तो ये टेराफॉर्म का आइकन है, देखो। इस वजह से विजुअल स्टूडियो कोड इज द फेमस टूल। ये आइकन भी आ रहा है, इंटीग्रेशन दिखा रहा है पूरा पूरा, देखो। टेराफॉर्म का कोड लिखना है main.tf, पावर शेल पे लिखना है .ps1, ये एक्सटेंशन है। नोटपैड में कोडिंग करनी है .txt, पाइथन में लिखना है .py, ये देखो f कोड a.py, ये पाइथन की कोडिंग लिखने का प्लेटफॉर्म।
डॉट नेट में लिखना है तो कोड डॉट डॉट नेट जो भी उसका एक्सटेंशन है डाल दो। पीएचपी में लिखना है तो पीएचपी, एचटीएमएल में लिखना है एचटीएमएल डालो यहाँ पे। ये देखो कोड ए डॉट एच टी एम एल, ये एचटीएमएल का आइकन है, यहाँ पे एचटीएमएल की कोडिंग करो बैठ के आराम से, एक्सटेंशन डालो, कोडिंग करो बड़े मजे से बैठ के। फिलहाल लेट्स डिलीट, मतलब बता रहा था मैं आपको, कोडिंग करने बैठेंगे नहीं हम। लेट्स रिमूव, हम अपनी कोडिंग नोटपैड में करेंगे, हमें पाइथन वाइथन नहीं आता है, नहीं करना है। टेराफॉर्म जब हम करेंगे तो हम इस पे करेंगे, मेन डॉट टी एफ, इस पे कोडिंग करेंगे, मतलब स्क्रिप्ट लिखेंगे। रिमूव, अभी सिर्फ एक ही फाइल चाहिए हमें, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये ऐसे हो गया ब्लैंक, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू फाइल और कोई भी नाम दे दो, मैं दूंगा कोड ए डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन देना है टेक्स्ट, मतलब नोटपैड के ऊपर मैं कोडिंग कर रहा हूँ डॉट टी एक्स टी। राइट साइड पे डेवलपर अपना कोड लिखेगा। कोडिंग वोडिंग हमें आती नहीं है, मेरे को आती है मतलब पाइथन थोड़ी बहुत, बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग उस कोडिंग वाले बंदे हैं नहीं। सो हम बस एक फेक सा कोड मान के चलेंगे जैसे हमेशा मानते हैं। आगे जाके मैं आपको कुछ कोड भी दूंगा फॉर द प्रैक्टिसेस, जैसे जब मैं आपको CI/CD पाइपलाइन कराऊंगा तो मैं आपको कोड भी दूंगा, वो आप अपने पास सेव करके रख लेना, उससे आप प्रैक्टिस करते रहना कि रियल कोड कैसा होता है। तो मैं आपको दूंगा 2-3 कोड के फॉर्मेट्स, अलग अलग .NET लैंग्वेज में दूंगा, PHP में भी दूंगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। तो उन कोड से हम एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे मेरे पास है बहुत सारे कोड, जब हम क्यूबरनेटीज, मतलब आप लोग तो नहीं कर रहे हो, जैसे जब मैं जिनको CKA पढ़ाता हूँ, जिनको मैं क्यूबरनेटीज कराता हूँ, तो उनको मैंने मतलब 20-25 कोड रखे हुए हैं उनके लिए बना के, एप्लीकेशन रियल वाली। मतलब जैसे जो मैं बात करता हूँ ना, ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल, तो ऐसे बेसिक बेसिक एप्लीकेशन बना रखे हैं, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन, फिर वो पॉल्यूशन कंट्रोल वाली एप्लीकेशन, फिर कोविड के टाइम पे एप्लीकेशन। तो ऐसे मैंने नहीं बनाई, मतलब है कुछ 2-3 बंदे जानने वाले, तो उन्होंने राइट किया था पाइथन में, वो पाइथन सीख रहे थे। पाइथन मेरे को भी आता है बट उस लेवल पे नहीं आता जितना उनको आता है। मेरे को सिर्फ पाइथन फॉर डेवऑप्स आता है कि मैं स्क्रिप्ट लिख सकूं पाइथन पे, बट पूरी लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं आपको दे दूंगा वो, यू कैन डू द प्रैक्टिस फॉर CI/CD, क्योंकि उसमें हमें रियल कोड चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए। तो मैं आपको वो टेम्पलेट्स दे दूंगा, उन कोड को समझने की आपको जरूरत नहीं है, वो आप प्रैक्टिकल के टाइम पे यूज करके देख सकते हो कि रियल कोड में बिल्ड कैसे होता है एप्लीकेशन। तो मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी कुछ टूल में भी मिल जाते हैं, वो सब मैं आपको तरीका दिखाऊंगा इन 2-3 दिनों में। सो यहाँ पे अभी फिलहाल वी कैन राइट एनीथिंग। मान लो मैं डेवलपर हूँ, आई एम राइटिंग ए कोड, दिस इज माई फर्स्ट कोड टुडे। ये डेवलपर ने कोड लिखा, मान लो दिस इज द कोड रिटन बाय द डेवलपर। डेवलपर ने अपना काम कर लिया, कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद सेव करना है हमें, Ctrl+S करके आप लोग सेव कर सकते हो, और यू कैन गो टू फाइल एंड सेव। इतना हो गया। अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल सी फाइल है। इफ यू गो टू द C ड्राइव और इसकी लोकेशन पे चलते हैं, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, गिट, और गिट के अंदर जो है हमने एक गिट फोल्डर बनाया है, इसके अंदर चलते हैं तो एक नोटपैड फाइल आ गई। यहाँ पे सब कुछ स्टोर हो रहा है, इट इज इन माई लोकल स्टोरेज। बट अगर मैं इफ आई डू अनहाइड, ये हिडन आइटम्स को मैं हटा दूं, तभी भी मेरे को देखो डॉट गिट नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी अभी तक नहीं आ रहा डॉट गिट। वाई? बिकॉज गिट इज इंस्टॉल्ड, डायरेक्टरी हैज बीन सेलेक्टेड, बट गिट इज नॉट इन यूज। अभी यूज थोड़ी हुआ है, कोड में कहां लिख रहा हूं, कोड इज रिटन इन विजुअल स्टूडियो कोड, गिट का तो यूज ही नहीं किया। अभी मैंने वर्जन कंट्रोल तो किया ही नहीं, मैंने अभी कोड लिखा नोटपैड में। नाउ लेट्स यूज द गिट, अब करते हैं गिट को यूज। तो गिट को यूज करने से पहले गिट के इन्वायरमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, मतलब लैपटॉप को बताना पड़ता है कि हम गिट यूज करने वाले हैं। और ये काम आप पहली बार करोगे बस, उसके बाद नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम टास्क दैट यू हैव टू डू। जब आप पहली बार गिट इंस्टॉल करोगे, पहली बार गिट को यूज करोगे, तब आपको ये कमांड चलानी है जो अभी मैं चलाने वाला हूं। सो द कमांड इज गिट स्पेस इनिट। तो उस चलाओगे कहां पे? उसके लिए यू हैव टू गो टू व्यू, देन ओपन द टर्मिनल, और ये इसका शॉर्टकट है Ctrl+, और ये वाला की यूज करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। सो जस्ट ओपन इट। अब ये ब्लैक स्क्रीन आ गई, दिस इज पावर शेल स्क्रीन अगेन, PS का मतलब है पावर शेल। और यहाँ पे जो है लिखते हैं, सो यहाँ पे कमांड लिखते हैं गिट स्पेस इनिट, एंटर। ये आपको उसी लोकेशन में ओपन कर रहा है, देखो
जहाँ पे आपने गिट का फोल्डर बना रखा है ना, उसी लोकेशन में ओपन कर रहा है, क्योंकि आपने वो ओपन कर रखा है यहाँ पे। सो गिट स्पेस इनिट, इनिट मीन्स इनिशियलाइज, मतलब मेरी डायरेक्टरी को स्टार्ट किया जाए, देन एंटर। अब इसने इनिशियलाइज कर दिया, और इनिशियलाइज करते ही देखो यहाँ पे ना कलर चेंज हो गया, ग्रीन सा कलर हो गया, और यू दिखाई दे रहा है। यू मतलब अनट्रैक्ड, मतलब अभी तक जो है आपने इसको सेव नहीं किया है, गिट में आ चुका है, अभी ये गिट में आ चुका है। और ये देखो बता रहा है हमने इसी लोकेशन में डॉट गिट बना दिया है। ये इनिशियलाइज करने से बनता है डॉट गिट। डॉट गिट मतलब ये वो लोकेशन है वेयर ऑल द कोड्स, जो आप कोड लिखोगे वो सारा कोड एक्चुअली यहाँ पे स्टोर होगा। पूरी हिस्ट्री, जो जो आपने चेंजेस करे, जिन जिन वर्जन्स को क्रिएट किया, जिन जिन वर्जन्स को अपलोड किया है, कितने कमिट किए, कितनी बार कोड को सेव किया, रिमोट रिपोजिटरी जहां पे आपका गिट हब है उसका पूरा एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आके स्टोर होता है। एंड लेट मी शो यू नाउ, इफ आई विल गो टू द सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ये लोकेशन है, इसके अंदर चलो। अभी भी नहीं दिख रहा, व्यू में जाओ, और ये आपके लगे हुए हैं हिडन वाले, अभी यहां नहीं दिख रहा। देखो यहां क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज वी हैव इनिशियलाइज द गिट रिपोजिटरी। इफ यू गो टू गिट, यहां दिखा, ये रहा डॉट गिट, और ये हिडन है। देखो अभी मैं इसको अगर हाइड कर दूंगा ना, जैसे बाय डिफॉल्ट होता है, ये हट जाएगा, देखो रिमूव्ड। तो ये बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। इफ यू वांट टू सी इट, यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू एंड यू हैव टू चेक दिस टू बॉक्सेस। ये चेक कर दो, आपको दिखेगा, और इसी के अंदर आपकी सारी कमांड होगी। इफ यू ओपन दिस, दीज ऑल आर द डिपेंडेंट फाइल्स। हेड होता है इसके अंदर, अभी मैं समझाऊंगा आपको। हुक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी। तो ये सारी डिपेंडेंट फाइल्स इसी के अंदर है, एंड दिस इज द मेन डायरेक्टरी। इसी का बैकअप लेके रखा जाता है कंपनीज में। ये लोकल आपके लैपटॉप पे एक रिपोजिटरी है वेयर ऑल द कोड्स आर गेटिंग सेव्ड। अभी गिटहब नहीं पढ़ा हमने, गिटहब नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, पहले हम गिट पढ़ रहे हैं। सो गिटहब इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब करते हैं काम। सो इनिशियलाइज होने के बाद, आज मेरे डेवलपर ने कोड लिखा, डेवलपर ने कोड लिख दिया। सबसे पहला काम होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ गिट। आपको गिट का वर्क फ्लो पता होना चाहिए। वो क्या है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। सो गिट का वर्क फ्लो ये बोलता है, गिट के वर्क फ्लो में सबसे पहली चीज होती है वर्क स्पेस और वर्किंग डायरेक्टरी। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, मैं नोट्स में लिख के दे दूंगा। वर्किंग डायरेक्टरी का बेसिकली मतलब होता है द एरिया वेयर द कोड इज गेटिंग रिटन। ऐसा एरिया जहां पे कोड को लिखा जा रहा है, दैट इज वर्किंग डायरेक्टरी। हमारा वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क स्पेस क्या है, ये वाला एरिया। यहीं पे बैठ के कोड लिख रहे हैं ना हम। ये लिखा ना मैंने, दिस इज माय फर्स्ट कोड टुडे, मैंने इंग्लिश में लिखा है बट कोड नहीं है ये, डेवलपर यहाँ पे कोड लिखेगा। दिस इज कॉल्ड वर्किंग डायरेक्टरी। इसी को वर्क स्पेस बोला जाता है, इसी को वर्किंग डायरेक्टरी बोली जाती है। कोड लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग द कोड, उस कोड को भेजा जाता है स्टेजिंग एरिया में। जैसे आपका वेब ऐप सर्विस में स्टेजिंग एरिया आया था, ऐसे यहाँ पे भी आएगा। स्टेजिंग एरिया इज द सेकेंड एरिया वेयर द कोड विल बी ट्रांसफर्ड। मतलब स्टेजिंग एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको एक चांस दिया जाएगा कि कोड सारा अब यहाँ पे आ चुका है। टेस्टिंग, इट इज कॉल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट, कि हमने सारा कोड यहाँ पे रख दिया है, आखिरी बार उस पर नजर मार लो एज ए डेवलपर कि सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। टेस्टिंग करनी है, बग फाइंड आउट करना है तो कर लो। क्योंकि इसके बाद कोड कहाँ जाने वाला है, इसके बाद कोड सीधा जाएगा डॉट गिट के अंदर, जो आपकी रिपोजिटरी है, जो आपके लोकल लैपटॉप पे सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, उसके अंदर भेज देंगे हम। तो ये क्या रहा है, भेजने से पहले, यहां भेजने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो, चेक कर लो, कुछ रोल बैक करना है, कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, जस्ट डू इट, बिकॉज वी विल मूव इट टू द डॉट गिट, और ये वाला मेन प्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर अगर यहां भेज दिया तो यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी में सेव हो गया लोकल। तो कह रहा है भेजने से पहले स्टेजिंग कर लो, स्टेजिंग मतलब टेस्टिंग कर लो। तो दीज थ्री आर द वर्क फ्लो ऑफ द गिट। ये गिट का वर्क फ्लो है। सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में कोड लिखा जाता है, कोड को फिर स्टेजिंग एरिया में मूव किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए या चेक करने के लिए, एक फाइनल गो थ्रू करने के लिए। गो थ्रू करने के बाद वी विल मूव इट टू द डॉट गिट लोकेशन, जिसको कहते हैं कमिट करना। मैंने आपको कमिट बताया था लास्ट क्लास में। कमिट, कमिट का मतलब होता है डॉट गिट के अंदर उसको उठा के सेव कर देना, दैट इज कमिट। और गिट एक ऐसी चीज है जो सबको आनी चाहिए, ध्यान रखना।
इट्स नॉट ओनली फॉर द डेवलपर, इट इज नॉट फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर। गिट सबको आना चाहिए। जो बंदा आईटी में काम करता है हर एक बंदे को गिट आना चाहिए, चाहे वो नेटवर्क इंजीनियर हो, चाहे सर्वर इंजीनियर हो, क्लाउड का बंदा हो, डेवऑप्स का हो, डेवलपर हो, कोई भी हो, क्योंकि ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, सब कुछ पाइपलाइन के थ्रू हो गया है। तो गिट आना जरूरी है। और गिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 से 3 घंटे में लोग गिट को मास्टर कर लेते हैं, अगर आप खुद से भी सीखोगे तो। बहुत मास्टर लेवल पे, मैं मास्टरी बता रहा हूं आपको। सो करते हैं, कोड लिख दिया है, डायरेक्टरी इनिशियलाइज हो गई है। सबसे पहला वर्क फ्लो क्या है? वर्क स्पेस पे कोड को लिखना। कोड लिख चुके, कोड लिखने के बाद वी हैव टू मूव इट टू द स्टेजिंग एरिया। सेकंड वर्क फ्लो वही है, तो स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं। स्टेजिंग एरिया में मूव करने की कमांड है गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब है जो कुछ भी है, मतलब यहाँ वर्क स्पेस में, वर्किंग एरिया में जो भी कोड है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 10 लाइन है या 10 फाइल है, सबको उठा के मूव किया जाए। डॉट मतलब जो भी है, एवरीथिंग, मूव इट। कहां पे मूव करना है? स्टेजिंग एरिया में। सो एंटर, एंटर कर दिया। यहां पे देखो ए आ रहा है, ए पहले यू था, यू मतलब अनट्रैक्ड, ए मतलब अपेंड। अपेंड का मतलब है आप इसमें इस टाइम एडिटिंग कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन मेक द एडिटिंग। अभी भी आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है करो, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है। अगर आपने गो थ्रू कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बढ़िया है, डेवलपर ने बोला यार सब कुछ बढ़िया है, अब वो उठा के इसको भेजेगा डॉट गिट में, विच इज द फाइनल वर्क फ्लो। तो भेज देते हैं, बट उसको भेजने से पहले अभी हम चेक करते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा कोड है ये इस टाइम किस पोजीशन में है, वर्किंग एरिया में है, स्टेजिंग में है, या फिर डॉट गिट में जा चुका है, सो कैसे चेक करूंगा? सो देयर इज अ कमांड गिट स्पेस स्टेटस, गिट का स्टेटस बताया जाए मुझे, एंटर। सो ये बता रहा है ब्रांच, अभी क्या बताऊंगा मैं ब्रांच क्या होता है। ये बोल रहा है अभी तक आपने कोई भी कमिट नहीं किया है, और इस टाइम पे आप लोग अगर कमिट करोगे, ये बोल रहा है कमिटेड चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये कमिट करने के लिए रेडी है। मतलब अभी आप स्टेजिंग एरिया में बैठे हो और आप कमिट करने के लिए रेडी हो। कमिट करने का मतलब होता है डॉट गिट में भेजना, आप डॉट गिट में भेजने के लिए रेडी हो। और कौन क्या भेज रहे हो आप? ये वाली फाइल, एक नई फाइल बनाई गई है जिसका नाम है code.txt, ये वाली फाइल। इस फाइल के कंटेंट को आप कहां भेज रहे हो? कमिट करने जा रहे हो। अभी किया नहीं है, देखो करने जा रहे हो। और अगर आपको हटाना है, कमिट नहीं करना है, तो स्टेजिंग एरिया से हटाना है, आपको अनस्टेज करना है। अभी स्टेजिंग में है, स्टेजिंग से हटा के अनस्टेज करना है, तो ये कमांड चला दो, आप अनस्टेज हो जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। मतलब स्टेजिंग से अगर रिमूव करना है कि मैं स्टेजिंग भी नहीं करना चाहता, मैं फिर से रो कोड में आना चाहता हूँ वर्क स्पेस में, तो ये कमांड चला के रिमूव कर दो। अभी हम लोग स्टेजिंग एरिया में बैठे हैं, ये बता रहा है क्योंकि आप कमिट करने के लिए रेडी हो। चेंजेस टू बी कमिटेड अगर बोल रहा है, इट मींस यू आर इन द स्टेजिंग एरिया। और क्या कमिट होने वाला है? ये अगर आपने कमिट किया तो ये वाली फाइल का कंटेंट कमिट हो जाएगा, मतलब ये कोड फाइल कमिट हो जाएगी। कहाँ कमिट होएगी? गिट के अंदर। कौन सा गिट? लोकल गिट, क्योंकि गिट हमेशा लोकल ही होता है, ध्यान रखना। गिट हब अलग चीज होती है, गिट हमेशा लोकल लैपटॉप के लोकल स्टोरेज पे। सो करते हैं कमिट। सो कमिट करने की कमांड है गिट स्पेस कमिट, COMMIT स्पेस -m। -m का मतलब है मैसेज। whenever we will do any commit we have to put one message। कभी भी कमिट किया जाएगा तो एक मैसेज डाला जाएगा कि किसने कमिट किया है, या कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं अभी कमिट कर रहा हूं, मैं डेवलपर, मान लो मेरा नाम जॉन है, आई एम द डेवलपर, सो मैं लिख दूंगा कि भाई मैं कमिट कर रहा हूं। बट कमिट करने से पहले एक और चीज का ध्यान रखते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग, मैंने बताया नहीं आपको। जब आप पहली बार गिट पे काम करोगे ना, यू हैव टू सेट अप द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मतलब जब हम इसको कमिट करेंगे तो पता होना चाहिए ना कमिट किया किसने है। कंपनी में तो बहुत सारे डेवलपर होंगे ना, राइट नाउ आई एम द ओनली डेवलपर, सो व्हेन आई विल कमिट तब तो बढ़िया है, तब तो वो सीधा मेरी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। बट इन द रियल कंपनी देयर विल बी मल्टीपल डेवलपर्स, तो उनकी आईडी सेटअप करनी पड़ती है कंपनी में, सो दैट व्हेनेवर द कमिट विल हैपन, तो हिस्ट्री जनरेट हो जाए कि किस बंदे ने कोड को कितने बजे कहां पे अपलोड किया है। क्योंकि कोई देयर कैन नॉट बी एनी फ्रॉड्स इन द कंपनी। वहां पे कोई ये नहीं बोल सकता, मान लो किसी डेवलपर ने कोड कमिट कर दिया और कमिट करने से पैकेट फट गया। पैकेट फटने का मतलब है कोई बग आ गया, पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। अब वो डेवलपर बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अगर वो ऐसा बोलेगा, सो देयर इज अ हिस्ट्री
लॉक्स निकाल के पता चल जाएगा उसकी आईडी से कि कमिट हुआ है। तो उसके लिए वहां पे यूजर सेटअप करना होता है। सो यूजर सेटअप करना सबसे पहला काम है जो आप करोगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे इसका, जब आप लोग गिट इंस्टॉल करोगे तो करते हैं। उसके बाद ये कमिट्स वगैरह करना आप। सो कमांड इज गिट स्पेस देन कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल, ग्लोबल यूजर इंस्टॉल कर रहे हैं हम, स्पेस यूजर डॉट नेम, ये कमांड है, स्पेस जो भी बंदा कमिट करेगा उसका असली यूजर का नाम। जैसे अगर मैं कमिट कर रहा हूं तो मेरा नाम, जॉन कमिट कर रहा है तो जॉन का नाम, मतलब डेवलपर का नाम यहाँ पे डालना है। और अगर इसको डेवऑप्स इंजीनियर यूज कर रहे हैं तो उस बंदे का रियल नाम यहाँ पे आएगा। कमांड ये है git स्पेस config स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम देन नेम ऑफ द पर्सन देन एंटर। तो उसका नाम यहाँ पे रजिस्टर हो गया है, सी ड्राइव में उसकी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस, whenever the commit will made the email address has to be there for the identification purpose। तो कमांड वही है git स्पेस config स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल, सेम कमांड रहेगी। यूजर डॉट ईमेल, अभी नेम था, अब यूजर डॉट ईमेल स्पेस बंदे का ईमेल आईडी। इन अवर केस हम अपना जीमेल वाला डाल देते हैं। कंपनी में इट विल बी द रियल आईडी ऑफ द कंपनी, जो बंदे का ईमेल आईडी है वही डालेगा वो। मैंने यहाँ पे अपना जीमेल वाला डाल दिया है, एंटर। ये कॉन्फ़िगर होने के बाद अब करते हैं सब। तो डेवलपर ने कोड लिख दिया है, हमने इसको स्टेजिंग में भी डाल दिया। ए का मतलब है स्टेजिंग में है। इफ यू विल सी गिट स्पेस स्टेटस, यहीं तक हम थे। सो इट इज इन द स्टेजिंग, कमिट करने के लिए तैयार है। सो कमिट करने की लास्ट कमांड है गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम, एम मतलब मैसेज। कोई भी एक मैसेज आपको लिखना पड़ेगा ताकि सामने वाले को अपडेट रहे। जैसे मान लो मैंने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैंने इतना कोड लिख दिया है, सामने वाला जब उसको दोबारा से डाउनलोड करेगा तो उसको पता रहे कि ये क्या कोड है। तो मान लो मैंने लिख दिया कि दिस इज द कोड फॉर द बैकएंड, बैकएंड का पहला कोड है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम, सो दैट अनदर डेवलपर विल बी एबल टू सिंक। सो यहाँ पे मैसेज देते हैं। सो मैसेज दे देता हूं मैं, दिस इज माई फर्स्ट कमिट। मैं तो ऐसे कुछ भी दे रहा हूं। इन द सिनेरियो देयर शुड बी समथिंग रेलिवेंट, कि जो कोड आपने लिखा है उसका पर्पस क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ऑथेंटिकेशन का कोड है, सो आई कैन राइट दिस इज द बैक एंड ऑथेंटिकेशन कोड। तो इस तरीके से लिख के मैं एंटर कर दूंगा। अब एरर इसलिए आया बिकॉज आई हैव नॉट यूज द कोट्स। जो भी आप कमिट का मैसेज डालोगे इट शुड बी अंडर द कोट्स। बिना कोट्स के अगर आपने मैसेज डाला सो देयर विल बी एरर। अब कोट्स क्या होते हैं? कोट्स वही होते हैं फॉर द नॉन प्रोग्रामिंग पीपल, द कोट्स मींस इन्वर्टेड कोमा। जो आप इन्वर्टेड कोमास पढ़ते थे इंग्लिश में उसको कोट्स बोला जाता है प्रोग्रामिंग में। सो कोट्स लगा देते हैं इस मैसेज के बीच में, ये होता है कोट्स, ये जिसको आप इन्वर्टेड कोमास पढ़ते थे तो इसको कोट्स बोलते हैं। अब कोट्स याद रखना है इसको, आप इन्वर्टेड कोमास मत बोलना। एंटर। सो नाउ इट हैज बीन कमिटेड, मैसेज दिखा रहा है दिस इज माय फर्स्ट कमिट जो मैंने दिया। फाइल चेंज्ड, और यहाँ पे देखो वो हट गया, ए भी हट गया, यू भी हट गया। अब ये ये कमिट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बता रहा है देखो एक फाइल में चेंजेस किए गए हैं, वन इंसर्शन एडिट। इसका मतलब है एक फाइल को ऐड किया गया है डॉट गिट के अंदर। सो इफ यू नाउ गो टू द सी ड्राइव, उसके बाद हमारे प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद गिट, और मैं उसको जरा अनहाइड कर देता हूँ, अनहाइड ही है। सो यहाँ पे इन द गिट लोकेशन, ये वाला, ये डॉट गिट है, ये मेरा कोड फाइल तो दिखा ही रहा है। इफ यू गो टू डॉट गिट तो यहाँ पे जो है अंडर द लॉग्स द इंफॉर्मेशन विल बी देयर। रेफरेंस के अंदर आपके ये मेन जो है इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इफ यू ओपन दिस, सो ये कोडिंग फॉर्मेट में यहाँ पे होती है। देखो मेरा आईडी भी दिखा रहा है जो मैंने ऐड किया है, बाकी ये कुछ बिट बाइट्स इंफॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पे। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसी लोकेशन में होती है। और ये देखो मेरा कमिट, दिस इज माय फर्स्ट कमिट, और ये फाइल के वर्ड्स वगैरह दिखा रहा है। तो ये ऐसे काम करता है। बाकी ये मेरी कोड फाइल है जो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, ये। सो दिस इज हाउ द कमिट मेड। अब थोड़ा और आगे का लेवल समझते हैं। कमिट कर दिया, कल डेवलपर फिर से आया,
आज का कमिट खत्म, डेवलपर फिर से आया, फिर से उसने आगे का कोड लिखा, वो दोबारा आ गया, उसने लिखा दिस इज माई सेकेंड लाइन। ऐसे करते हैं डेवलपर काम, देखो इसी के अंदर लिख दिया, मतलब दिस इज माई सेकेंड लाइन, दिस इज माई थर्ड लाइन। ये आज का काम है इसका, शाम तक इतना काम कर रहा है ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो विजुअल स्टूडियो कोड में, इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा लाइंस ऐड की गई है, अपेंड एक्स्ट्रा। नाउ आई विल सेव, हर काम को सेव करना जरूरी है। सेव करने के बाद अगेन आई विल ओपन द टर्मिनल, और फिर से वही इसको गिट में, अभी ये गिट में सेव नहीं है, इट इज इन द लोकल नोटपैड फाइल, तो इसको गिट में वर्जन कंट्रोल के फॉर्मेट में लेके जाना है मुझे। सो वही सब करूंगा मैं, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, इससे सब कुछ चले जाएगा आपका स्टेजिंग एरिया में। एंटर। नाउ गिट स्पेस स्टेटस चलाओगे तो आपको दिखाएगा कि कमिट करने के लिए तैयार। क्या कमिट है? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब कोड a.txt में आपने मॉडिफिकेशन करी है। मॉडिफिकेशन जो करी है वो ग्रीन कलर में आ रही है, ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो, 2 लाइंस ऐड की गई है, m मतलब मॉडिफिकेशन की गई है। और अब इसको सेव कर, अब इसको कमिट करते हैं। सो गिट स्पेस कमिट स्पेस -m कोट्स, दिस इज माई सेकेंड कमिट फॉर टेस्टिंग, कोट्स क्लोज, एंटर। कमिट हो गया। अब गिट स्पेस स्टेटस चला के देखते हैं। ये वैसे यहाँ पे भी बता रहा है, देखो 3 चीजें ऐड की गई और 1 चीज डिलीट की गई। डिलीट मतलब वो बता रहा है कि जो पुरानी फाइल थी उसमें से 1 लाइन हटा के हमने इसको ऐड करके 3 लाइन ऐड कर दी है अब, क्योंकि अब ये 3 हो गया है। अब पुरानी वाली 1 को रिमूव भी कर दिया है, उस तरीके से बता रहा है आपको स्टेटस। सो नथिंग टू कमिट, हमने कमिट कर दिया है। वर्किंग ट्री क्लीन, सब कुछ बढ़िया, कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो डेवलपर इस तरीके से करता है। अब ये तो आज का काम हो गया। कल डेवलपर फिर आएगा और कल आएगा वो वर्जन क्रिएट करेगा, वो इसके नीचे नहीं लिखेगा। ये आज की डेट का काम, अब वो कल आएगा, नाउ वी विल अगेन क्रिएट न्यू फाइल, फॉर एग्जांपल कोड b.txt। आज वो फिर एक नई फाइल बना रहा है, और ये जो कोड उसने लिखा है ना ये वाला, इसने इसको कॉपी मारा मान लो फॉर एग्जांपल, और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। एक को पायलट हटाना पड़ेगा मुझे एक, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके आगे का कोड वो लिख रहा है फ्रॉम लाइन नंबर 4, और उसने लिखा दिस इज माई न्यू लाइन फ्रॉम सैटरडे। ये आज कोड लिखा उसने। फिर से वही प्रोसेस, गो टू फाइल, सेव, फिर इसको करते हैं कमिट गिट के अंदर। तो कमिट करने के लिए एक तो कमांड मैंने बताई गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, ये अगर करोगे ना आप, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितनी भी आपने कोड फाइल्स बना रखी है वो सारी फाइल्स स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। मतलब जहां जहां पे अपडेट होने की बात है वो सब स्टेजिंग में चली जाएगी। बट अगर मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को ही स्टेजिंग में लेके जाना है, सिर्फ यही फाइल, क्योंकि मैं इसी के अंदर काम कर रहा हूं, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट गिट स्पेस ऐड स्पेस फाइल नेम। आई कैन राइट डॉट ऐड डॉट लगाऊंगा तो सारी फाइल्स जहां पे चेंजेस हो रहे हैं स्टेजिंग में चली जाएगी। अगर मुझे एक स्पेसिफिक फाइल का कंटेंट स्टेजिंग में लेके जाना है, सो आई विल राइट द फाइल नेम। सो गिट स्पेस ऐड स्पेस कोड b.txt फाइल को मुझे स्टेजिंग में लेके जाना है। एंटर। चला गया स्टेजिंग में। स्टेज देखते हैं अब, गिट स्पेस स्टेटस। सो कमिट करने के लिए तैयार, मतलब स्टेजिंग में बैठा हूं मैं। और ये भी देखो बता रहा है ए मतलब अपेंड, अपेंड मतलब आप स्टेजिंग में बैठे हो। उसके बाद करते हैं, तो गिट स्पेस कमिट स्पेस -m, दिस इज माई नेक्स्ट फाइल। एंटर। हो गया कमिट गिट स्पेस स्टेटस। ये देखो क्लीन। तो ये आज का कोड है मेरा, ये कल का कोड है मेरा। अब मुझे हिस्ट्री चेक करनी है, अभी तक क्या क्या कमिट हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द हिस्ट्री। कैसे देखूंगा मैं? सो गिट स्पेस लॉग, एंटर। गिट लॉग चलाऊंगा तो अभी तक जो भी मैंने कमिट किए हैं सबकी हिस्ट्री दिखाएगा। देखो ऑथर, ऑथर का मतलब है किस बंदे ने कोड लिखा, तो ये मेरा नाम और आईडी जॉन, और मेरा ईमेल एड्रेस। डेट, किस डेट पे कमिट किया गया, क्या मैसेज था, तो सबसे जो लेटेस्ट किया जाएगा वो सबसे टॉप पे होगा, इट विल बी ऑन द टॉप।
then you can see my last commit, my previous commits as well. This is my second commit. And similarly, if you will press enter, so you will be able to see my third commit, enter, next, next, तो ऐसे दिखाई देगा. तो enter करते रहोगे, जितने commit हुए हैं सब दिख जाएंगे. And now we are at the end. And every commit will have a commit ID. हर commit का एक commit ID होता है, ये देखो. इस commit ID से roll back किया जाता है, जो अभी मैं करके दिखाऊंगा. मतलब मुझे previous commit पे जाना है, तो वो यहीं से किया जाता है, जो अभी मैं दिखाऊंगा. इससे पहले if you want to see more history, आपको डिटेल में हिस्ट्री देखनी है, ये तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 5 हिस्ट्री दिखाएगा. इफ यू वांट टू सी ऑल द प्रीवियस हिस्ट्री, सो द कमांड इज git स्पेस log स्पेस हाइफन हाइफन ऑल, देन एंटर. तो स्टार्टिंग से जो भी कमिट किए गए हैं सबकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखा देगा. एंटर एंटर करके आप देख सकते हो. अभी फिलहाल मैंने 3-4 ही किए थे, तो 3-4 ही दिखा रहा है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ये बहुत बेसिक सी चीजें हो गई गिट में. एंड दिस इज something which every developer and every person should know. अब थोड़ा और आगे की चीजें करते हैं. Let's understand more things. Just give me 1 minute. Let me have some water. चलो. So let's understand more about the Git. और चीजें देखते हैं. अभी तक बहुत बेसिक था. अब आते हैं रिवर्ट पे. How we can do the revert. So उसके लिए I have done the commit. अभी मैंने commit कर दिया है. code b.txt में मेरा इतना कोड है. यहाँ तक का कोड है 4 लाइंस का. सैटरडे इज द लास्ट लाइन. और इसका कमिट आईडी हमने क्या दिया था, मतलब कमिट मैसेज क्या दिया था. सो इफ यू सी, मैंने इस पे लिखा था दिस इज माय लास्ट कमिट, ऐसे करके कुछ लिखा था मैंने. इट विल कम ऑन द टॉप. ये रहा, ये कमिट आईडी है. एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन, दिस इज माय नेक्स्ट फाइल. अभी तक इतना कमिट कर चुका हूं मैं, जिसके अंदर ये चीजें कमिट हो चुकी है, मतलब मेरे डॉट गिट के अंदर सेव हो चुकी है. नाउ आज की डेट में क्या हुआ, मैं इस फाइल में वापस आया. कुछ टाइम के बाद मैं आया लंच वंच करके एज ए डेवलपर, और मैंने कहा यार ये लाइन ना बड़ी बेकार है, इसको हटा दिया मैंने. ये हटा दिया. देखो यहाँ पे ब्लू डॉट आ रहा है. ब्लू डॉट का मतलब है आप एडिटिंग कर रहे हो. और इसकी जगह पे ना मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एक्साइटिंग कोड अपॉर्चुनिटी. मैंने ये लिख दिया. दिस इज माई न्यू कोड. आई हैव रिमूव्ड द प्रीवियस लाइन एंड आई हैव रिटन द न्यू लाइन हियर. मैंने नया कोड लिख दिया. देन आई सेव्ड इट. मेरे को लगा ये बढ़िया है, इसको मैंने सेव किया. आई विल नाउ डू द कमिट. ये m मतलब मॉडिफाइड हो गई है फाइल. ओपन द टर्मिनल. और मॉडिफाई कहाँ से हुई है, यू कैन सी द ब्लू डार्क लाइन. तो ये वाली लाइन में मॉडिफिकेशन हुआ है. एंड नाउ आई विल अगेन डू द कमिट. सो उसके लिए वही गिट स्पेस एड स्पेस फाइल नेम जिसपे आपने चेंजेस करे हैं, कोड b.txt, या तो गिट स्पेस एड स्पेस डॉट भी चला सकते हो, दैट्स योर चॉइस. एंटर. नाउ गिट स्पेस स्टेटस अगर आप चेक करोगे, सो इट इज इन द स्टेजिंग एरिया. सी,
चेंजेस टू बी कमिटेड मतलब स्टेजिंग में हो आप, कमिट के लिए तैयार। मॉडिफिकेशन किया गया है कोड बी डॉट टी फाइल में, एंड दिस इज द नंबर 4 लाइन जहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। यू कैन सी द ब्लू आइकन हियर। अब जरा कर देते हैं कमिट। सो गिट स्पेस कमिट स्पेस m message is this is my reverse practical commit। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सब लिख देता हूँ, क्लोज एंटर। हो गया, कमिट हो गया। गिट स्टेटस नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब बढ़िया से कमिट हो चुका है। अब देखो, मैंने ये कोड तो लिख दिया, कमिट भी कर दिया। इसके कमिट करने के बाद जब मैंने इसको बिल्ड किया, व्हेन आई बिल्ड दिस कोड एंड हैव शोन दिस टू द कस्टमर, ही इज टेलिंग मी दैट दिस कोड इज नॉट गुड, आई डिड नॉट लाइक दिस फीचर, प्लीज रिमूव टू द प्रीवियस स्टेज। जो तुमने कल किया था उसमें ले जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेकार है, कल वाला बढ़िया था। या फिर मान लो मैंने आज इसमें ये लाइन लिखी और इस लाइन को लिखने की वजह से बग आ गया, मेरा कोड पैकेट फट गया, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आई वॉन्ट टू रोल बैक, आई वॉन्ट टू गो टू द लास्ट स्टेज। जो मैंने लास्ट कमिट किया था मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, इसको मैं रोल बैक करना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये फायदा अब आप देखोगे गिट में। अब कैसे होगा? ओपन द टर्मिनल। सबसे पहले जिस डेट पे और जिस टाइम पे आपको रोल बैक करना है, यू मस्ट नो द कमिट आईडी। किस डेट और टाइम पे जाना है उसका कमिट आईडी आपके पास होना चाहिए। वो कैसे आएगा? इट विल कम थ्रू द लॉग्स। सो गिट स्पेस लॉग, ये कमांड चलाओ, गो टू द टॉप। सबसे टॉप पे वो दिखा रहा है जो मैंने अभी किया, यही किया ना मैंने कमिट, बट उससे ठीक पहले वाले पे मुझे रिवर्ट करना है, विच इज दिस वन। इसको करने से ठीक पहले मैंने ये किया था, ये मैसेज लिखा था, दिस इज माई नेक्स्ट फाइल, इससे पता लगता है। तो यहाँ पे डेट टाइम भी दिखा रहा है, मेरे को इस वाली डेट पे रिवर्ट करना है। सो दिस इज द कमिट आईडी दैट आई शुड नो, ये पता होना चाहिए आपको, ये इससे रोल बैक होएगा। जस्ट कॉपी, आई विल जस्ट कॉपी इट, कॉपी कर लिया मैंने, एंड नाउ आई विल जस्ट गो, और यहाँ पे एक सीधा कमांड चलानी है बस, गिट स्पेस चेकआउट। चेकआउट करना है मुझे, स्पेस कमिट नंबर जो आपने कॉपी पेस्ट मारा वो यहाँ पे डालो, गिट स्पेस चेकआउट स्पेस कमिट आईडी जो अभी आपने वहां से कॉपी किया, एंटर। चले गए, ये देखो आ गया, हो गया रिवर्ट। दिस इज माई न्यू लाइन फ्रॉम सैटरडे। इसके अभी मैंने ठीक लिखा था, दिस इज अपॉर्चुनिटी करके कुछ लिखा था, हो गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्ट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि कोड कितना भी पुराना हो, इफ यू हैव द कमिट आईडी यू कैन रिवर्ट इट बैक। अब मान लो मेरे को वापस से अभी वाले में जाना है, जो था, जो किया था मैंने उस पर फिर जाना है मुझे, कि वो भी अच्छा नहीं लग रहा, वही ठीक था। फिर से आईडी लिया हो, गिट स्पेस लॉग, इसको रिमूव करते हैं। रुको, इसको मैं दोबारा से क्लोज करके ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने गलत सलत टाइप कर दिया है। कहाँ गया टर्मिनल? यस, एक बार चेकआउट करके दोबारा से लाता हूँ वो चीजें। ओके, नाउ गिट स्पेस लॉग, और इस पे आते हैं वापस से, जो हमने उस टाइम किया था ये वाला, सबसे लास्ट वाला यही था। आई वॉन्ट टू कम हियर, सो आई विल सिंपली राइट गिट स्पेस चेकआउट स्पेस आईडी, एंटर। तो यहाँ पे देखो एक एरर दिखा रहा है, हेड इज नाउ एट नेक्स्ट फाइल। अब ये एरर जो है ना, ये हेड, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर। एक ब्रांच करके कॉन्सेप्ट आता है, इफ यू रन द गिट स्पेस स्टेटस, तो यहाँ पे देख रहे हो हेड डिटैच करके एरर आ रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर इज अ टॉपिक ऑफ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग इन गिट, उसी से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा गिट में उसी का एडवांटेज देखने को मिलेगा आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। अभी फिलहाल लेट मी जस्ट चेंज इट। अब मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ। अभी मैंने ठीक कर दिया है, कल मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक दिस करेक्ट।
वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो गिट स्पेस चेकआउट स्पेस कमिट आईडी, वो डिटैच वाला ही है, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को ये पूरा। चलो मैं इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज अगेन इट इज मूविंग टू द नेक्स्ट फाइल, क्योंकि वो पूरा 30 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है मर्जिंग एंड ब्रांचिंग। सो दैट आई विल टेक टुमारो। इससे पहले लेट मी शो यू। देखो ये तो हो गए बहुत नॉर्मल सी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे करना होता है, मतलब ये जो कमांड थी स्टार्टिंग की दैट यू शुड नो, ये तो याद होनी चाहिए आपको। जो अभी तक हम कर रहे हैं, स्टेज कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, क्योंकि ये करोगे और इसके अलावा एक दो कमांड और आएगी दैट यू शुड नो। टुमारो आई विल कंप्लीट दिस कंप्लीट गिट टॉपिक। सो इस पे टॉपिक आएगा मर्जिंग एंड ब्रांचेस। मैं इस पे लिखता हूँ, वेट, इस वीएम को मैं डिलीट पे लगा देता हूँ। आप इतना इंफ्रा अपने लैपटॉप पे बना लेना, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीएम पे बनाने की जरूरत नहीं है, कल मैं अपने लैपटॉप से ही कराऊंगा आप लोगों को। मैं भी बार बार वीएम नहीं बनाऊंगा, आज मैंने दिखाने के लिए बनाई थी। जस्ट रिमूव। सी, सो टुमारो व्हाट आई विल कवर, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो मैं आपको कल जब स्टार्ट करोगे आप, सो आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच। जो अभी मैं ब्रांच ठीक कर रहा था ना, वही वाला कॉन्सेप्ट कल मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखाऊंगा। सो हाउ टू प्ले विद द ब्रांचेस। ब्रांचेस के बाद ही मर्ज का कॉन्सेप्ट आएगा, देन वी विल टॉक अबाउट द गिट टैगिंग। गिट के टैगिंग्स के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद जो है मर्ज टाइप्स, वो मर्ज के अंदर ही आ जाएगा, मर्ज टाइप्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डॉट गिट इग्नोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डॉट गिट इग्नोर। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट गिट हब, जो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। देन वी विल डिस्कस अबाउट एज्योर रेपोस। फिर हम बात करेंगे क्लोनिंग एंड फॉर्क। सो ये टॉपिक्स है हमारे, और ये कल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो कल हम CI/CD के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और CI/CD के प्रैक्टिकल को नेक्स्ट वीकेंड में करेंगे, बिकॉज वो एक रेगुलर टास्क होगा आप लोगों का। चाहे आप क्लाउड एडमिन बनो, चाहे आप डेवऑप्स पे जाओ, पाइपलाइन वगैरह बनानी आपको आज की डेट में आनी चाहिए। तो वो सब देखेंगे हम। पाइपलाइन एक दिन का टॉपिक है, इट्स नॉट ए बिग टॉपिक। एक दिन का थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है उसमें। सो now we can wrap it up then. Tomorrow we will connect, and tomorrow we will complete this topic. So for now, let's wrap it up. So thank you very much for your timing. See you tomorrow. Bye.